हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ न्यूरो एनाटमी जो हम स्नेल से कर रहे हैं एंड टुडे वेरी वेरी हाई यील्ड टॉपिक व्हिच इज द क्रेनियल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई। चैप्टर नंबर 11 है ये स्नेल का। आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्रेनियल नर्व्स टोटल कितनी होती हैं? देयर आर 12 pairs of cranial nerves, जिसका मतलब बेसिकली ये है कि इन टोटल यू विल हैव 24 cranial nerves, क्योंकि 12 pairs हैं। सो और ये cranial nerves कहाँ से निकलती हैं? ऑब्वियसली दे लीव द ब्रेन एंड पास थ्रू वेरियस फोरामिना इन द स्कल। सो स्कल में बेशुमार, जब हम स्कल की एनाटमी BD 84 से कर रहे हैं, उन वीडियोज़ में आपने नोट किया होगा कि देयर आर सो मेनी फोरामिना, देयर आर सो मेनी फिशर्स। तो बेसिकली पैटर्न ये होगा कि ये पूरा दिस इज द ब्रेन फॉर एग्जाम्पल। इस ब्रेन में जगह जगह देयर विल बी न्यूक्लियाई, और ये जो न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियाई का कॉन्सेप्ट मैं कई दफा आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इफ वी हैव एग्रीगेशन ऑफ द सेल बॉडीज, सपोज दिस इज द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन और ये उसका एक्सॉन है, दिस इज अनदर सेल बॉडी, ये उसका एक्सॉन है, दिस इज अनदर सेल बॉडी, ये उसका एक्सॉन है। तो ये जो सारे एक्सॉन्स हैं ये मिलके नर्व शीट्स बनाते हैं और दीज आर व्हाट वी कॉल द फाइबर्स, नर्व फाइबर्स। ये व्हाइट मैटर है, दिस इज ऑल द व्हाइट मैटर। और ये जो एग्रीगेशन ऑफ द सेल बॉडीज हैं, दिस इज द ग्रे मैटर विद इन द ब्रेन, और इसके लिए हम टेक्निकल टर्म यूज करते हैं न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस। एक चूंकि ये है तो इसको न्यूक्लियस, ऐसे बहुत सारे एग्रीगेट होंगे, ये एक एग्रीगेशन होगा, ये एक। तो जब कभी वर्ड न्यूक्लियस यूज करते हैं विद इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोमेन, तो उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि यहाँ पे बहुत सारी सेल बॉडीज होंगी और ऑब्वियसली उनके फाइबर्स निकल रहे होंगे, उनके एक्सॉन्स निकल रहे होंगे। उनको हम या नर्व कहते हैं या ट्रैक्ट कहते हैं या व्हाइट मैटर कहते हैं, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियाई का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिकली स्टोरी होती है कि देयर आर सो मेनी न्यूक्लियाई ऑफ ऑल दीज क्रेनियल नर्व्स। इन न्यूक्लियाई से ये नर्व्स निकलती हैं, यानी इनकी सेल बॉडीज इधर होंगी और यहाँ पे एक एग्रीगेशन होगा और यहाँ से फाइबर्स इस तरह से निकल रहे होंगे फ्रॉम द ब्रेन एंड दे लीव द स्कल, और वो निकल के फिर अपने डिफरेंट एरियाज तक चले जाते हैं। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द हेड एंड नेक, एक्सेप्ट फॉर क्रेनियल नर्व 10। जो क्रेनियल नर्व 10 है वो बेसिकली हेड और नेक के डोमेन से निकलकर थॉरेक्स तक सप्लाई करता है। कौन सी होती है क्रेनियल नर्व 10? वेगस। वेगस हमने पढ़ा है कि थॉरेक्स तक जारी होती है। सो दिस इज द ओनली एक्सेप्शन विच गोज अप टिल द लेवल ऑफ थॉरेक्स। बाकी सारी जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो हेड और नेक के एरियाज को सप्लाई करती हैं। पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, एंड यू हैव टू स्पेंड सम टाइम हियर, आपको ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो द नेम्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, क्रेनियल नर्व 1 से लेके क्रेनियल नर्व 12 तक ये पेयर्स होंगे, राइट साइड लेफ्ट साइड, और उनके नाम आपको याद होना, आई मीन इट्स अ मस्ट। नाम ही नहीं पता होगा तो आगे बात क्या बनेगी। तो पहली जो क्रेनियल नर्व है उसका नाम है ऑल्फैक्टरी नर्व, देन ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, शुरू की तीनों ओ से स्टार्ट होती हैं, दैट्स अ गुड थिंग। देन ट्रॉकलियर एंड ट्राइजेमिनल, ये दोनों टी से स्टार्ट हो रही हैं। एब्डुसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लॉसोफेरिंजियल, वेगस, एसेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग ना निमोनिक्स यूज करते हैं, ये निमोनिक वो निमोनिक, लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको, निमोनिक्स का जो फंडा है ना वो मेरे हिसाब से तो फेल इसलिए है क्योंकि आपको निमोनिक्स पर याद रखने के लिए ये याद रखना पड़ता है कि निमोनिक एक्चुअली किस चीज़ का था, इस निमोनिक का क्या मतलब था। तो आप एट द एंड ऑफ द डे अपनी ब्रेन की जो हार्ड डिस्क कैपेसिटी है ना वो एक्स्ट्रा यूज कर रहे होते हो फजूल चीज़ें याद रखने के लिए। तो भाई इस पे थोड़ा टाइम लगा लो, इस पे 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट इनको बार बार पढ़ते रहो, और अगर फिर आंख बंद करके अगर आपको ये नाम याद होते हैं तो ठीक, वरना पहली अटेम्प्ट में 2 दफा जब ये नाम पढ़ लोगे कि भाई पहली है ऑल्फैक्टरी, दूसरी है ऑप्टिक, तीसरी है ऑक्यूलोमोटर, अब आइज क्लोज करो और ये 3 याद करो। अब देखो 3 याद हो गई, फिर अगली 3 याद करो, इस तरह याद करो इनको, मेमोराइज देम। क्योंकि देखो लर्निंग कर्व का जो पहला फेज होता है वो यही होता है कि यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स, उसके बाद फिर यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद देन यू हैव टू नो हाउ टू अप्लाई द नॉलेज। तो ये 3 स्टेप प्रोसीजर है मेडिसिन का कि फर्स्ट फेज में यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेम एंड द टर्मिनोलॉजीज, वो याद होनी चाहिए, फिर कॉन्सेप्ट्स की बात आएगी, फिर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की बात आएगी। तो पहला फेज है नाम याद करना। नाम तो भाई आपको याद ही करने पड़ेंगे, निमोनिक्स चलती नहीं है। निमोनिक्स में फिर आपका, मैं बता रहा हूँ ना, दिमाग का जोर ज्यादा लग रहा होता है और अक्सर ये याद नहीं रहता किस चीज के लिए निमोनिक क्या था। तो बहरहाल ये, एंड इट्स अ मस्ट थिंग, इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप न्यूरो एनाटमी में सर्वाइव नहीं कर पाओगे एग्जाम में अगर आपको क्रेनियल नर्व्स के नाम याद नहीं है। ठीक है, और नाम और नंबर हर वक्त आपके टिप्स पर होने चाहिए। यानी अगर मैं बोलूँ क्रेनियल नर्व 3 तो फौरन से हिट करना चाहिए आपके दिमाग में कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्यूलोमोटर। अगर मैं कहूँ ग्लॉसोफैरिंजियल तो आपको पता होना चाहिए दिस इज क्रेनियल नर्व 9। ठीक है, तो नंबर्स
और नाम बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपको। फिर इनकी एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन का पैराग्राफ, ये कुछ चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो फिर अलग अलग क्रैनियल नर्व समझ में नहीं आएंगी। हर क्रैनियल नर्व को अलग पढ़ेंगे, ऑल्फैक्टरी नर्व की डिटेल्स, फिर ऑप्टिक की, ऑक्यूलोमोटर की, कि ये ब्रेन में कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाती हैं, या अगर बाहर से कहीं से आ रही हैं तो कहाँ, ये सब कुछ समझेंगे हर क्रैनियल नर्व के बारे में, क्योंकि इनमें से कोई क्रैनियल नर्व ऐसी है जिसका जो फंक्शन है वो प्योरली सेंसरी है। सो फॉर एग्जांपल ऑल्फैक्टरी नर्व है, इट इज प्योरली सेंसरी इन फंक्शन, जिसका मतलब ये है कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरल इंफॉर्मेशन या स्टिमुलस को लेके ब्रेन तक पहुंचाना है, दैट्स इट। देखो सेंसरी चीजों का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पेरिफेरल इंफॉर्मेशन, सो से फॉर एग्जांपल दैट इज द पर्सन, और ये मैंने एक बंदा खड़ा कर दिया आपके सामने, ऑब्वियसली यहाँ इसका ब्रेन होगा और ये इसकी नोज है, ठीक है। अब ये नोज एक पेरिफेरल ऑर्गन है और यहाँ से स्मेल को पहुंचाया जा रहा है ब्रेन तक, सो दैट्स अ वन वे ट्रैफिक। द नोज इज ओनली कन्वेइंग द सेंस ऑफ स्मेल टू द ब्रेन, तो इसे हम नाम देते हैं दिस इज प्योरली सेंसरी इनपुट। सेंसरी इनपुट का मतलब ये है ओनली वन वे फ्लो फ्रॉम द पेरिफेरल ऑर्गन टू द ब्रेन, तो ये सेंसरी है। अच्छा, कुछ इनपुट्स ऐसे होते हैं जो प्योरली मोटर होते हैं, सो फॉर एग्जांपल नाउ आई रिमूव दिस नोज एंड एवरीथिंग सेंसरी। अब हम बात करते हैं कि कोई ऐसा पाथवे है जिससे ब्रेन से फाइबर्स निकले और जाकर के कोई वॉलंटरी मूवमेंट करवा रहे हैं, कोई मोटर फंक्शन करवा रहे हैं, कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, सो ये ब्रेन से इंफॉर्मेशन आ रही है उस ऑर्गन तक, दिस इज नोन एज प्योरली मोटर फंक्शन। फिर कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनसे इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती भी है और ब्रेन से वापस भी आती है, सो दिस इज नोन एज मिक्स्ड टाइप ऑफ सिग्नलिंग। सो या तो सिग्नलिंग ऐसी होगी विच इज प्योरली सेंसरी, प्योरली सेंसरी का मतलब ये है कि पेरिफेरल ऑर्गन से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाएगी। सो ऑल्फैक्टरी नर्व इज प्योरली सेंसरी, optic nerve is purely sensory, and then vestibulochochlear nerve is purely sensory। तो ये जो तीन नर्व्स हैं, अब ये आपको पहले स्टेज में तो नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से नाम हैं क्रेनियल नर्व्स के। नंबर 1 पे ऑल्फैक्टरी है, नंबर 2 पे ऑप्टिक है, फिर ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलोकॉक्लियर। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स ना, और कोई ऑप्शन नहीं है, याद करना पड़ेगा। फिर दूसरे फेज में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी cranial nerve प्योरली सेंसरी है और कौन सी cranial nerve प्योरली मोटर है। फॉर एग्जाम्पल हाइपोग्लॉसल इज प्योरली मोटर, हाइपोग्लॉसल का काम है सिर्फ और सिर्फ मोटर सप्लाई, इसमें कोई सेंसरी फाइबर्स नहीं होंगे। एसेसरी इज प्योरली मोटर, इसी तरह एब्ड्यूसेंस दिस इज प्योरली मोटर, ट्रॉक्लियर दिस इज प्योरली मोटर, ऑक्यूलोमोटर इसके तो नाम में मोटर आता है तो ये तो मोटर होगी ही, तो ये नर्व्स प्योरली मोटर हैं। बाकी जितनी नर्व्स जो बहुत सारी बच गई हैं, दोज नर्व्स जैसे कि ट्राइजेमिनल बच गई है, जैसे कि फेशियल बच गई है, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व बच गई, वेगस, ये वो हैं जिनमें दोनों फाइबर्स हैं, दे हैव मोटर फाइबर्स एज वेल एज सेंसरी फाइबर्स। तो तीन तरह के नर्व फाइबर्स हैं इन क्रेनियल नर्व्स में, दे आर आइदर purely sensory, they are either purely motor or they are mixed fibers। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन याद करनी पड़ेगी यार। अब यहाँ पे ये सब लिखा हुआ भी है, the olfactory, optic and vestibulochochlear are entirely sensory, so that's the first category, entirely sensory। Occuluomotor, trochlear, abducens, accessory, hypoglossal, entirely motor, second category। फिर जो remaining बच गई, trigeminal, facial, glossopharyngeal, vagus, they have both sensory as well as motor fibers। ठीक है, the letter symbols commonly used to indicate the functional components of each cranial nerve। अभी ये टेबल में दिखाता हूँ आपको, it's a very high yield table। The cranial nerve have central motor or sensory nuclei within the brain and peripheral nerve fibers that emerge from the brain and exit from the skull to reach their effector or sensory organ। अब देखो, अगर सेंसरी नर्व है तो ऑब्वियसली जैसे मैंने नोज की बात की थी ना, ऑल्फैक्टरी इज अ प्योर सेंसरी नर्व, तो ये नोज है, इस नोज में जो सेंस के स्मेल है, जो भी सेंस ऑफ स्मेल है वो आप फील करते हैं और वो न्यूरॉन्स के जरिए, एक्सॉन्स के जरिए इट रीचेस अप टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये जो ऑर्गन है नोज, इन दिस केस नोज इज इक्वल टू द सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, अच्छा अगर मैं कह रहा हूँ मोटर सप्लाई, तो अगर कोई नर्व यहाँ सप्लाई कर रही है फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर पार्ट पे एंड दिस इज अ प्योरली मोटर नर्व, तो यहाँ मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द ऑर्गन, तो ये वाला अब जो ऑर्गन है
जो फंक्शन परफॉर्म करेगा, दिस विल बी नोन एज इफेक्टर. सो इफेक्टर वो है जिसको मोटर सप्लाई आ रही है, सेंसरी वो है जिससे सेंसरी सप्लाई ब्रेन तक जा रही है. सो इट विल आइदर बी एन इफेक्टर ऑर्गन और अ सेंसरी ऑर्गन. ठीक है. अब देखो आपके योर कॉन्सेप्ट शुड बी बिल्डिंग. सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल पर्सन हियर. इसका तो ऐसा लग रहा है स्कल खुला हुआ है. एंड हियर इज द ब्यूटीफुल ब्रेन. तो इस ब्रेन में फाइबर्स आ भी रहे हैं. दीज आर द सेंसरी फाइबर्स. फाइबर्स जा भी रहे हैं. दीज आर द मोटर फाइबर्स. और बाज ऐसी हैं जो ऑर्गन्स हैं या बाज नर्व्स ऐसी हैं जिनमें मिक्स फाइबर्स भी हैं. सो सेंसरी इनपुट जहां से जा रहा है, दीज आर नोन एज ऑब्वियसली सेंसरी ऑर्गन्स. मोटर इनपुट जहां आ रहा है, दीज आर कॉल्ड ऑब्वियसली इफेक्टर ऑर्गन्स. ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. और इन नर्व्स के जो न्यूक्लियाई हैं, इनका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग है वो ब्रेन के अंदर है. राइट. ओके. अब द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स और इनके फोरामिना, और ये टेबल 11 टू अनदर हाई यील्ड टेबल कि कौन सी क्रेनियल नर्व है, वो उसमें है क्या, इट्स अ सेंसरी और मोटर, कौन सा कैटेगरी है, उसका काम क्या है और वो किस ओपनिंग से. सो अनदर वेरी हाई. ये दोनों टेबल्स बड़े इंपॉर्टेंट है. थोड़ी देर में इनको, बल्कि इनफैक्ट ना ये मैं आपको दिखाऊंगा टुवर्ड्स दी एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर. उसका रीज़न ये है क्योंकि जब आप सारी क्रेनियल नर्व्स देख लोगे तब ये टेबल आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा. या ये करेंगे कि साथ साथ जैसे ऑल्फैक्टरी नर्व कर ली तो ये टेबल दिखा दूंगा आपको ताकि ये टेबल समझ में आ जाए. ठीक है. अच्छा, अब कुछ जनरल डिस्कशन है अबाउट द क्रेनियल नर्व मोटर न्यूक्लियाई. इस बात को समझो कि व्हाट डज दैट मीन. मोटर न्यूक्लियस का मतलब क्या है. देखें, कौन सी वो नर्व्स हैं कि जो प्योरली मोटर हैं. कोई एक पकड़ लें, फॉर एग्जांपल ट्रोक्लियर नर्व. सो ट्रोक्नियल नर्व जो है, अब ये ब्रेन है. ठीक है. इस ब्रेन से ट्रोक्लियर नर्व निकल रही है. सो ये जो ट्रोक्लियर नर्व है, दिस इज प्योरली मोटर, जिसका मतलब ये है कि यहां से ये किसी एक एरिया से इमर्ज होगी और फिर इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचेगी. सो ये इसका रूट होगा. एंड दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रोक्लियर नर्व. तो ट्रोक्लियर नर्व जहां से इमर्ज कर रही है, यानी जिस एरिया से इसकी एक्सॉन्स इमर्ज कर रहे हैं, उस एरिया में जाहिर इसकी सेल बॉडीज होंगी ना, ये सारी सेल बॉडीज का कलेक्शन होगा, इसीलिए तो इसको हमने न्यूक्लियस बोला. सो दैट इज नोन एज द मोटर न्यूक्लियस. मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्रोक्लियर नर्व. सो हर नर्व के साथ कोई ना कोई एसोसिएटेड न्यूक्लियस है, उनको हम नाम देते हैं क्रेनियल नर्व मोटर न्यूक्लियाई. द मोटर न्यूक्लियाई ऑफ द क्रेनियल नर्व्स रिसीव इंपल्सेस फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स थ्रू द कॉर्टिको न्यूक्लियर pathways, and these fibers originate from the pyramidal cells in front of the precentral and the cortico. ये सारे fibers कहाँ से निकलते हैं, ये चीज़ें अगर याद न भी रहें तो बहरहाल आपको बात ये याद रखनी है कि जनरल ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन क्या है. सो इफ दिस इज द ब्रेन एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ ट्रोक्लियर नर्व, और ये ट्रोक्लियर नर्व है. ठीक है. तो इसके पास इंफॉर्मेशन आती है फ्रॉम द हायर सेंटर्स टू दीज न्यूक्लियाई, और ये जो हायर सेंटर से फाइबर्स आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन. ये बात हमने पहले भी ऑलरेडी डिस्कस की हुई है. सो दे पास थ्रू, यहाँ कहीं लिखा भी होगा यार, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स. लेट मी फाइंड. सो द कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स जो कॉर्टेक्स से, फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन यानी हायर सेंटर से इस न्यूक्लियस तक आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर. ये जो कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स हैं, दीज आर देयरफॉर नोन एज द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन. सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि ये जो कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स हैं, दे आर द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स. और इन फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से फिर मैसेजेस पास होते हैं इनटू द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के बाद एक्चुअली जो नर्व डिसेंड करती है अपने टारगेट ऑर्गन तक, इस नर्व में जो न्यूरोनल फाइबर्स हैं, दीज आर देन कॉल्ड द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स. तो ये तीन ऑर्डर की अरेंजमेंट हमने असेंडिंग ट्रैक्स में भी पढ़ी थी, डिसेंडिंग ट्रैक्स में भी पढ़ी थी, यहाँ पर भी ऐसे ही है. Corticonuclear are first order neuron of the descending pathway. Then they also have internuncial neurons जो connect करते हैं between the first order second order neuron को, या sometimes internuncial neuron ही continue करते हैं as the second order neuron. और फिर जो lower motor neurons हैं जो target organs तक जा रहे हैं, these are called third order neuron. ठीक है. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हुई? ऑर्गेनाइजेशन ये हुई किसी भी क्रेनियल नर्व की, पर्टिकुलरली जिसमें मोटर कंपोनेंट है, कि ऑर्डर्स इनिशियली इनिशिएट होंगे फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, है ना. डिफाइंड एरियाज हैं कि कौन सा एरिया जो है वो लेग को डील करेगा, कौन सा एरिया आर्म को डील करेगा. और ये हमने कॉर्टेक्स जब डिस्कस किया था, एनाटॉमी ऑफ सेरिब्रम, तब ये बात हमने की हुई है. सो फाइबर्स विल फर्स्ट इनिशिएट, एक्सॉन्स विल इनिशिएट फ्रॉम हेयर
अप टिल द न्यूक्लियस, अब यहाँ न्यूक्लियस होगा। इन फाइबर्स को हमने नाम दिया कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर या फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। फिर यहाँ पर देयर विल बी कनेक्टिंग न्यूरॉन्स या जिनको हम इंटरनेशनल न्यूरॉन या फिर वो कंटिन्यू करते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, और फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कनेक्ट होते हैं थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ, जो यूजुअली क्रॉस करते हैं टू द ऑपोजिट साइड और नीचे ट्रैवल करते हैं और अपने टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं। तो ये जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है इनको हम लोअर मोटर न्यूरॉन भी कहते हैं, इनको हम एक्चुअली आम जबान में नर्व फाइबर्स भी कहते हैं, या इनको हम थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ द कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स टू द मोटर क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई दे एक्चुअली क्रॉसेस द मीडियन प्लेन। सो ये क्रॉसिंग का फिनोमिना हम देखेंगे, कहीं ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के लेवल पे हो रहा होता है, कहीं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के लेवल पे। ये तो मैं आपको एक जेनरिक ऑर्गेनाइजेशन समझा रहा था, बट देन देयर इज क्रॉसिंग, ये बात आपको याद रखनी है, और वो हम हर नर्व में अलग अलग देखेंगे कि क्रॉसिंग किस तरह होती है। बायलेटरल कनेक्शंस आर प्रेजेंट फॉर ऑल द क्रेनियल मोटर न्यूक्लियाई एक्सेप्ट फॉर द पार्ट ऑफ द फेशियल न्यूक्लियस। दिस डिटेल विल कम जब हम फेशियल न्यूक्लियस और हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस की बात करेंगे। सो इस वक्त माय टारगेट वाज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ डज द क्रेनियल नर्व मोटर न्यूक्लियाई एक्चुअली एग्जिस्ट। सो दीज न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट विद इन द ब्रेन एंड दे रिसीव inputs from the higher centers, and then these inputs travel to the effector organ as lower motor neuron। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो अब अगली कुछ हेडिंग्स हैं जो डिस्कस करनी है, फिर वन बाय वन एक एक करके नर्व उठाएंगे, हर क्रेनियल नर्व को अलग अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। So, somatic motor and brachiomotor nuclei, ये क्या बोला है? The somatic motor and brachiomotor nerve fibers of a cranial nerve are the axons of the nerve cells situated within the brain. These nerve cells groups form the motor nuclei and innervate the striated muscles. So these are particularly for your skeletal muscles. Each nerve cell with its processes is referred to as the lower motor neuron. ये concept हमने discuss कर लिया. Such a nerve cell is therefore equivalent to the motor cell of the anterior column of the spinal cord. Spinal cord में भी इस तरह से anterior gray column में ये cells bodies होती हैं जिनके lower motor neuron निकलते हैं, यहाँ पे brain में भी हैं, और brain में उनको हम नाम देते हैं somatic motor and brachiomotor nuclei। तो अगर ये टेबल हम देखें एक दफ़ा और, वेयर इज द टेबल नंबर 1, दिस पर्टिकुलर टेबल। सो यू सी दिस टेबल इज ऑल्सो शोइंग यू सम ऑफ द जनरल सेंसेशन। फॉर एग्जांपल ये सोमैटिक स्ट्राइएटेड मसल हैं, तो इनसे सोमैटिक इफरेंट्स, ये भी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। वी आर स्टिल नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड दिस टेबल, और थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ लें, देन आई विल कम बैक टू दिस पर्टिकुलर टेबल, ओके, वरना भी कंफ्यूजन होगी। अच्छा, फिर जनरल विजुअल मोटर न्यूक्लियाई क्या चीज़ है? द जनरल विजुअल motor nuclei form the cranial outflow of the parasympathetic portion of the autonomic nervous system. So वो axonal fibers जो parasympathetic system को feed कर रहे हैं, they are called general visual motor nuclei, और इनकी examples क्या हैं? एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस है oculomotor nerve का, ये सब अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे जब एक एक करके नर्व डिस्कस कर रहे होंगे। Then there are also sensory, अब तक हम मोटर न्यूक्लियाई की बात कर रहे थे, जनरल विजुअल मोटर न्यूक्लियाई या ब्रैंकियोमोटर न्यूक्लियाई या सोमैटिक मोटर न्यूक्लियाई, these are all the motor nuclei, which means कि within the brain एक्सॉन्स की सेल बॉडीज होंगी और उनके जो न्यूरॉन्स हैं उनकी सेल बॉडीज होंगी और एक्सॉन्स वहाँ से इमर्ज करेंगे। सो ये मोटर एक्टिविटी है। बट इन द ब्रेन वी डू ऑल्सो हैव क्रेनियल नर्व सेंसरी सिस्टम। सो सेंसरी न्यूक्लियाई जो क्रेनियल नर्व के हैं, दे इंक्लूड द सोमैटिक एज वेल एज द विसरल afferent न्यूक्लियाई। The sensory or afferent parts of the cranial nerve are axons of the nerve cells outside the brain. So अब ये पूरा ना सिस्टम उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब ये अगर ब्रेन है फॉर एग्जांपल और ये सेंसरी न्यूक्लियस है, इंफॉर्मेशन यहाँ से, ये मेरा सेंसरी ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन हो सकता है, ये मेरा हैंड है, नोज है, कुछ भी है। सो ये सेंसरी ऑर्गन है, तो अब इंफॉर्मेशन यहाँ से ब्रेन की तरफ आएगी, इसीलिए हम इनको afferent फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। सो पूरा सिस्टम उल्टा हो गया। मोटर में क्या था सिस्टम? मोटर न्यूक्लियस जब था तो उससे इंफॉर्मेशन जा रही थी, दिस वाज द efferent फाइबर, यहाँ पे afferent फाइबर है, ठीक है, तो सिस्टम अलग है। द सेंसरी और afferent फाइबर की बात हो गई। देन दी सेल्स एंड देयर प्रोसेसेस। अच्छा, यहाँ पर भी ऐसे ही है कि देयर विल बी द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। सो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो सेंसरी ऑर्गन से इनिशिएट होगा और फिर वो ज़ाहिर स्पाइनल कॉर्ड में, आपको पता है ये चीज़ हमने ऑलरेडी असेंडिंग ट्रैक्स में डिस्कस कर ली है कि जो पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन है वहाँ साइनैप्स करेगा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्रॉस करेगा या क्रॉस नहीं करेगा और फिर वो बात आगे जाएगी थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन तक। सो और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के जो एक्सॉन्स हैं दे विल टर्मिनेट अल्टीमेटली इन द हायर सेंटर्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सो इन्फॉर्मेशन
आती ऊपर से मतलब ब्रेन से आती भी इसी तरह है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, जिसको हम लोअर मोटर न्यूरॉन भी कहते हैं, और इंफॉर्मेशन ब्रेन्स की तरफ जाती भी इसी तरह है कि देयर इज सेंसरी ऑर्गन से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन और थर्ड ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर उल्टा है। मोटर सिस्टम में इट्स 1 2 3 फ्रॉम द ब्रेन टू द इफेक्टर ऑर्गन, सेंसरी सिस्टम में इट्स 1 2 3 फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन टुवर्ड्स द ब्रेन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए ना तो जिंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि अब हम डिस्कशन शुरू करने लगे हैं थोड़ी देर में, बल्कि या वी आर रेडी टू डू दैट। वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट ईच cranial nerve one by one. So let's first start cranial nerve number 1. पहली cranial nerve का नाम क्या था? First thing you have to know is the name. It's the olfactory nerve. Cranial nerve 1, olfactory nerve. और ये कैसी nerve थी? Was it sensory? Was it motor? Or was it mixed? It was a purely sensory nerve. तो ये information तो आपको हर वक्त पता होनी चाहिए। Cranial nerve का नंबर, उसका नाम और उसकी कैटेगरी। सो दिस इज सेंसरी। ओके, अब आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अबाउट दी ऑल्फैक्टरी नर्व्स। अब जब आपको ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन इस तरह समझ में आ गई कि ये cranial nerve 1 है और ये प्योरली सेंसरी है, तो अब आपको सोचना है इसका काम क्या है। और अगर हम वापस जाएं इस टेबल की तरफ, तो जो cranial nerve नंबर 1 थी उसका नाम था ऑल्फैक्टरी, जो कि प्योरली सेंसरी थी। काम क्या था इसका? स्मेल। अच्छा, स्मेल इसका काम था। तो अब आपको यू नीड टू बी एबल टू थिंक अबाउट कि इफ दिस इज अ पर्सन, और ये इस बंदे की नाक है, ये लिप्स हैं और ये उसका, सो ये नोज में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, यहाँ से ये फाइबर्स इनिशिएट होने चाहिए। सो दिस एरिया, नोज का जो एरिया है, दिस इज बेसिकली द सेंसरी ऑर्गन, और यहाँ से फाइबर्स इनिशिएट होंगे और अल्टीमेटली ये फाइबर्स कहाँ तक जाएंगे? इन सम पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये रूट होगा फ्रॉम द नोज टू द ब्रेन, है ना, इसी तरह होगा। तो अब इस डायग्राम को जरा डायसेक्ट आउट करते हैं। सो दिस इज अ सेक्शन थ्रू द नेजल कैविटी। ये आपको नेजल कैविटी दिख रही है, और एट द रूफ ऑफ द नेजोफेरिंग्स व्हाट यू सी आर द ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स। ये आपको नजर आ रहे हैं ना, दीज आर द ऑल्फैक्टरी नर्व्स। और ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स से सेंसेशन ट्रांसफर होती हैं टू अनदर स्ट्रक्चर। ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो हैं, इथेमॉइड बोन है यहाँ पर, दिस इज द एथेमॉइड बोन, और ये जो एथेमॉइड बोन है ये परफोरेशंस होती हैं इसमें, देयर इज अ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। तो ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स हैं, ये उस एथेमॉइड बोन के पोर्स में से निकल के दे गो एंड साइनैप्स इन दिस स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज ऑल्फैक्टरी बल्ब। अभी मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा कि ऑल्फैक्टरी बल्ब में क्या क्या सेल्स होते हैं। बट इंफॉर्मेशन नोज से, स्मेल जाहिर है नोज ही से जाएगी ना। आपको कोई अगर परफ्यूम यूज़ कर रहा है, मैं अच्छी वाली स्मेल की बात कर लेता हूँ, बुरी वाली स्मेल नहीं डिस्कस करते हैं। सो ये परफ्यूम के जो फाइबर्स, परफ्यूम के फाइबर्स नहीं होंगे ऑब्वियसली, न्यूरॉन्स के फाइबर्स होते हैं, परफ्यूम के वेपर्स होंगे यार। तो परफ्यूम के जो वेपर्स हैं वो आपकी नोज से एंटर होंगे और नोज में वो पिकअप होंगे एट द पॉइंट ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व्स। यहाँ से वो ट्रैवल करेंगे टू द ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑल्फैक्टरी बल्ब से वो ट्रैवल करेंगे टू द ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। और ये जो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है, अब ये यहाँ पे ब्रेन होगा ना ऑब्वियसली, तो ये ब्रेन का किसी न किसी एरिया पर जाकर के इस स्मेल के मैसेज को ड्रॉप कर देगा, ताकि आप उस स्मेल की कोई ना कोई मीनिंग निकाल सकें, आप ये उसको प्रोसेस कर सकें कि ये अच्छी स्मेल है, अच्छी खुशबू आ रही है, या कोई बुरी स्मेल है तो बदबू आ रही है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। सो ये पाथवे बन गया। देखें पाथवे क्या बन गया? पाथवे ये बन गया कि द स्मेल एंटर्स इन योर नोज, इट इज पिक्ड अप बाय द ऑल्फैक्टरी नर्व्स, फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी नर्व इनटू द ऑल्फैक्टरी बल्ब, फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी बल्ब इनटू द ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट से टू सम पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, अब अगर मैं इस पर्टिकुलर रीजन को, हम इनको अब 1 बाय 1 स्टडी करेंगे कि ये जो सबसे पहले जहाँ पे इंफॉर्मेशन पिकअप होती है, इस एरिया को अगर बड़ा करके देखें तो वो एरिया यहाँ ये नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ द नेजल एपिथेलियम, और दीज आर द फाइबर्स। ये जो न्यूरॉन्स, ये जो जितने भी आपको दिख रहे हैं, दीज आर ऑल बाइपोलर। ये देखें, इनकी सेल बॉडी है बीच में, दिस इज द सेल बॉडी। एक एक्सोनल प्रोसेस नोज की सरफेस की तरफ है, इसे हम बेसिकली नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड दी ऑल्फैक्टरी सीलिया। और दूसरा जो एक्सोनल प्रोसेस है वो क्रिब्रिफॉर्म, ये इथेमॉइड बोन है, ये इथेमॉइड बोन को क्रॉस करके ऊपर यहाँ इस ऑल्फैक्टरी बल्ब में आ गया। अब जब ये इस बल्ब में आएगा तो ये भी देखें, ये भी एक बाइपोलर न्यूरॉन है, इसका एक प्रोसेस जा रहा है इस तरफ मतलब नोज की एपिथेलियम की तरफ। ये भी एक ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन सेल है जो कि बाइपोलर न्यूरॉन है, इसका एक प्रोसेस इस तरफ जा रहा है। ये भी एक बाइपोलर न्यूरॉन है, एक प्रोसेस। ये सारे बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं, इनके एक एक प्रोसेस जाते हैं टुवर्ड्स द नेजल एपिथेलियम एज ऑल्फैक्टरी सीलिया, और दूसरे प्रोसेसेस इस बोन को
पियर्स करके पहुंच जाते हैं कहाँ तक, दे रीच अप टू द लेवल ऑफ ऑल्फैक्टरी बल्ब। अब जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है इसमें कई तरह के सेल्स हैं, इसमें मिट्रल सेल्स हैं जो सबसे बड़े सेल्स हैं, इसमें कुछ टफ्टेड सेल्स हैं, कुछ ग्रैन्युलर सेल्स हैं। तो ये जो दूसरा प्रोसेस इन बाइपोलर न्यूरॉन्स का यहाँ ऑल्फैक्टरी बल्ब तक पहुँचता है, वो इन न्यूरॉन्स के साथ साइनैप्स बनाता है। इनके साथ साइनैप्स करके अब मैसेज यहाँ चला गया। ऑल्फैक्टरी बल्ब में ये जो सारी सेल बॉडीज़ हैं इन न्यूरॉन्स की, इनकी ज़ाहिर एक्सॉन्स निकलते हैं और ये सारे एक्सॉन निकल कर एक जगह जमा हो जाते हैं और अब इसको हम नाम देते हैं, दिस इज़ नोन एज ऑप्टिक ट्रैक्ट और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। और जो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है ये मैंने आपसे कहा कि कहाँ तक पहुँचता है, टू सम पार्ट ऑफ द ब्रेन। इस डायग्राम को अगर आप देखें, सो दिस इज ऑल्फैक्टरी बल्ब, यहाँ पे सिनैप्सिस हो गए और अब ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट चल पड़ा। दिस इज नाउ द ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। अब ये जो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है इसका एक तो पोर्शन है जो लेटरल ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट कहलाता है, ये लेटरल साइड पे निकल पड़ता है एंड इट एक्चुअली गोज टू द ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। और जो मीडियल साइड पे टर्न मार रहा है, ये मीडियल साइड का जो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है ये एक्चुअली एंटीरियर कमिश्चर बना के दूसरे साइड पे क्रॉस कर जाता है। यानी अगर आपका एक साइड का सिस्टम खराब हो तो ये वाले फाइबर्स दूसरे साइड पे सेंस हो सकते हैं। तो सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन जो है इट्स अ क्रिस क्रॉस टाइप ऑफ थिंग। राइट साइड की ऑल्फैक्शन लेफ्ट साइड पे फील हो सकती है, लेफ्ट साइड की ऑल्फैक्शन राइट साइड पे फील हो सकती है। ओके, तो ये है सारी स्टोरी, सिंपल। पहुंच गया ब्रेन के एक ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स तक जिस जरिए पहुंचा है वो है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। सो स्टोरी सारी क्या बनी, स्टोरी ये बनी, अगेन इफ यू रिमेंबर दिस डायग्राम then you are very clear कि the smell enters into the nose, it is picked up by the olfactory nerve cells which are bipolar neurons, then the next synapse so these are also called the first order neurons for example, right, then second order neurons। और ये जो second order neurons यहाँ से निकल रहे हैं जैसे कि mitral cells, जैसे कि tufted cells, इनके फिर फाइबर्स निकल के बनाते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट और ये ट्रैक्ट जो है वो ब्रेन के ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स तक पहुंचता है, लेटरल पार्ट ऑफ द ट्रैक्ट। सो ट्रैक्ट का लेटरल आर्म, ठीक है, मीडियल आर्म क्रॉस कर जाता है इन द एंटीरियर कमिश्चर, इस जगह को एंटीरियर कमिश्चर कहते हैं जहां ये क्रॉस करके दूसरे साइड पे आ रहा है। एंड ये क्रॉसिंग इसलिए ज़रूरी है कि अगर एक साइड का सिस्टम गड़बड़ हो, काम ना करे, तो दूसरा साइड भी ऑल्फैक्शन का प्रॉपर्टी वैसे ही परफॉर्म करे जैसे डैमेज साइड कर रहा है, ठीक है। सो इट्स काइंड ऑफ एडिशनल बैकअप सिस्टम इन योर बॉडी। तो अब जरा टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। द ऑल्फैक्टरी नर्व्स, अब ये जो पूरा समझा दिया अब आपको समझ में आना चाहिए। द ऑल्फैक्टरी नर्व्स अराइज फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नर्व सेल्स इन द ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन। ये है जनाब ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। Now the olfactory receptor cells are scattered among the supporting cells. Obviously there are so many supporting cells as well to support the bipolar cells. The olfactory receptor cells are scattered among the supporting cells. Each receptor cell consists of a small bipolar nerve cell. ये बात हमने कर ली है। One of the process is known as the olfactory hair या olfactory cilia, and the other one which are called the olfactory nerve fibers जो ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, these are called the olfactory nerve fibers. These olfactory nerve fibers basically pierces the openings in the cribriform plate of the ethmoid bone and they enter the olfactory bulb। और bulb के अंदर पे cells कौन कौन से हैं, mitral cells हैं, tufted cell हैं, यहाँ पे synapse होता है, synapse between the process of this bipolar neuron or the cell body of these cells which are present in the olfactory bulb। तो ये जो synapses यहाँ पे हो रहा है इनको हम कहते हैं synaptic glomerulus। तो ये यहाँ पे भी किडनी में भी होता है। मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूँ यार ब्रेन में glomerulus होता है, वो कहते हैं वो कहाँ होता है, वो होता है भाई वो olfactory synapses को हम कहते हैं synaptic glomerulus, ठीक है। फिर जो ये वाले सारे सेल्स थे जिनका नाम था यू नो द टफ्ट सेल्स एंड द माइट्रल सेल्स, ये सेल्स यहाँ साइनैप्स तो कर लेते हैं, फिर इनकी जो एक्सॉन्स हैं वो निकल कर बनाते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। और इस ट्रैक्ट का अगेन मैंने आपको बताया देयर इज़ अ मीडियल लिम्ब एंड अ लेटरल लिम्ब। जो लेटरल लिम्ब है वो ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स तक पहुँचता है और ब्रेन का वो हिस्सा जो ऑल्फैक्टरी सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसको हम नाम देते हैं पेरी एमेग्डलॉइड एंड प्री पायरिफॉर्म areas. These are the areas which are called the primary olfactory areas जिनका काम है actually olfaction को process करना. There is also a secondary area which is the area 28 entorhinal area, but you must remember the primary areas, ठीक है। अच्छा जी, तो ये सारी कहानी है बेसिकली यार। और कमिश्चर का जिक्र नहीं किया, ये तो बात हमने सारी की कि जो लेटरल फाइबर्स हैं, मीडियल फाइबर्स का भी यहाँ कहीं जिक्र होना चाहिए। लेट मी फाइंड आउट, या देयर इट इज। द मीडियल फाइबर्स फ्रॉम the olfactory stria, they carry the fibers that cross the median plane and
in the anterior commissure to pass to the olfactory bulb of the opposite side. So that is something जो मैं आपको यहाँ समझा रहा था कि medial tract opposite side पे क्रॉस कर जाता है. ठीक है, तो कौन से वो olfactory tract के फाइबर्स हैं जो प्राइमरी olfactory cortex तक पहुँचते हैं? वो हैं lateral फाइबर्स. मीडियल फाइबर्स नहीं पहुंचते. मीडियल फाइबर्स तो क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पे निकल जाते हैं. जो लेटरल फाइबर्स हैं दे गो टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स. सही हो गया. तो दैट्स ऑल अबाउट द ऑल्फैक्टरी नर्व यार, है ना. इजी था. तो बेसिकली देखो हर चीज़ को अप्रोच करने का तरीक़ेकार है. आपको सबसे पहले देखना है कौन सी नर्व की बात हो रही है, उसका काम क्या है, वो सेंसरी है या मोटर. फिर इसका काम चूंकि ऑल्फैक्शन है, स्मेल से रिलेटेड है, तो सारी कहानी स्टार्ट होगी नोज़ में. अब नोज़ से ही ऊपर ब्रेन तक कैसे जा रही है ये हमको समझना है. ठीक है, तो ये आपको ऑल्फैक्टरी नर्व समझ में आ गई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज़ द optic nerve. Now the second cranial nerve which is known as the optic nerve, ये किस किस्म की नर्व है? सेंसरी मोटर या मिक्स. सो दिस इज ऑल्सो अ प्योरली सेंसरी नर्व. देखें इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने कुछ प्रिंसिपल्स ले आउट किए थे कि यू हैव टू नो द नंबर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स, यू हैव टू नो द नेम्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स एंड देयर कैटेगरी. आइदर दे आर प्योरली सेंसरी और मोटर और मिक्स. मिक्स का मतलब ये है कि उसमें सेंसरी फाइबर्स भी होंगे और मोटर फाइबर्स भी होंगे. बट जो ऑप्टिक नर्व है इट इज प्योरली अ सेंसरी नर्व. अच्छा, अब इस ऑप्टिक नर्व का व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द जॉब ऑफ द ऑप्टिक नर्व? ऑब्वियसली ऑप्टिक इज द वर्ड दैट वी यूज फॉर विजुअल, देखने का काम. सो ये आंखों से कनेक्टेड है, आईज के साथ. सो हियर यू हैव द आईज और obviously I mean you have to process in the brain कि जो ऑप्टिक नर्व है इसको सिग्नल कहाँ से मिलेगा और अल्टीमेटली कहाँ तक जाएगा. अल्टीमेटली ये सिग्नल जाएगा ब्रेन के एक पार्ट में जिसको हम नाम देते हैं विजुअल कॉर्टेक्स. अब ये ब्रेन के इस पार्ट तक हमारी आंखों से, आईज से सिग्नल यानी जो लाइट पड़ रही है, जो इमेजेस हम देख रहे हैं, जो पूरी दुनिया के खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत नज़ारे, ये सब हम देख रहे हैं, ये इनपुट है, ये सेंसरी इनपुट है और ये रिसीव होता है इन द रेटिना. सो रेटिना में जो फाइबर्स हैं, दीज नर्व फाइबर्स दे रिसीव द इनपुट और वो इस इनपुट को रिसीव करके आईज से यूं ब्रेन की तरफ प्रोसेस कर देते हैं और इस बंडल को हम नाम देते हैं ऑप्टिक नर्व. अब हर ऑप्टिक नर्व जो दोनों आंखों से निकल रही है, ऑब्वियसली राइट साइड की ऑप्टिक नर्व, लेफ्ट साइड की ऑप्टिक नर्व, इसमें दो तरह की फील्ड्स के नर्व फाइबर्स हैं. देयर इज अ मीडियल फील्ड फाइबर जो हमारी आई के मीडियल साइड से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रही है, टेम्पोरल प्रोसेस कर रही है इंफॉर्मेशन. और देन देयर आर लेटरल फाइबर्स. जो लेटरल फाइबर्स हैं वो आई के ज़ाहिर लेटरल साइड के फाइबर्स इस तरह से मूव कर रहे हैं. एंड इफ यू सी तो दोनों जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, आई के बाद अगला स्टेज क्या है? ऑप्टिक नर्व. इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना कहां ट्रैवल कर गई? टू द ऑप्टिक नर्व. अब ऑप्टिक नर्व में देयर आर मीडियल एंड द लेटरल फाइबर्स. जो मीडियल फाइबर्स हैं दोनों आईज के, दे क्रॉस एट द लेवल ऑफ दिस स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड ऑप्टिक कियाज्मा. जबकि जो लेटरल फाइबर्स हैं ये देखें उसी साइड पे ये कंटिन्यू करते हैं. सो द सेंसरी इनपुट enters into the eye first at the level of the retina, then it travels to the optic nerve, then it travels to the optic chiasma. अच्छा, chiasma के अंदर क्रिस क्रॉस होता है मीडियल फाइबर्स का. राइट साइड के मीडियल फाइबर निकल के लेफ्ट साइड के ऑप्टिक ट्रैक में चले गए और लेफ्ट साइड के मीडियल फाइबर्स निकल के राइट साइड के ऑप्टिक ट्रैक में चले गए. तो chiasma से ये जो दोनों तरफ येलो स्ट्रक्चर निकल रहा है, दिस इज नोन एज ऑप्टिक ट्रैक्ट. और ये अब जो इसके अंदर नर्व फाइबर्स ट्रैवल कर रहे हैं via the optic tract, they enter into lateral geniculate body जहां पे synapses होता है और फिर next neurons निकलते हैं और ये neurons बनाते हैं optic radiation और optic radiations पहुंचती हैं up till the cerebral cortex. तो ये general phenomena है कि from the retina to the optic nerve, from the optic nerve to the chiasma, chiasma में crossing भी होगी और same side भी होगा, and then the optic tract. Optic tract से lateral geniculate body और lateral geniculate body से optic radiation के जरिए to the visual cortex. ये pathway है. अच्छा, अब ये पाथवे सिंपल इतना ही नहीं है, देयर आर ऑल्सो सम अदर कनेक्शन. सो फॉर एग्जाम्पल कुछ न्यूरॉन्स लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से निकल के मिड ब्रेन के साथ कहीं साइनैप्स करेंगे, कुछ निकल के किसी और एरिया के साथ साइनैप्स करेंगे और उन साइनैप्सिस की इंपॉर्टेंस है, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे भी. ठीक है, सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया कि क्या है ऑप्टिक नर्व की ट्रैवलिंग का. द फाइबर्स ऑफ द ऑप्टिक नर्व आर एक्सॉन्स ऑफ द गैंग्लियोनिक लेयर ऑफ द रेटिना. सो रेटिना में ये इनिशिएट होते हैं. दे कन्वर्ज ऑन द ऑप्टिक डिस्क एंड एग्जिट फ्रॉम द आई अबाउट 3 or 4 millimeters to the nasal side of the center as the optic nerve. So eyes से जब ये फाइबर निकलते हैं then the structure is known as optic nerve. ठीक है, then the fibers of the optic nerve are myelinated but sheets are formed from the oligodendrocyte
rather than the Schwann cell. So therefore this is also considered as a tract. Tract में भी there are oligodendrocytes which are forming the myelin sheath. The optic nerve leaves the orbital cavity through the optic canal and unites with the optic nerve of the opposite side at the optic chiasma. यानी दोनों तरफ की जो optic nerves हैं ये हाई हेलो करती हैं बीच में इस स्ट्रक्चर पर जिसका नाम है optic chiasma. अब जो optic chiasma है it is situated at the junction of the anterior wall of the third ventricle floor. Its anterior lateral angles are continuous with the optic nerve and the posterior lateral angles are continuous with the optic tract. So anterolaterally there are optic nerves, posterolaterally there are optic tracts. Simple बात है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है. A few of the fibers नहीं ये नहीं हम यहाँ थे. Now in the chiasma the fibers from the nasal यानी medial half of the retina they cross to the opposite side and the lateral half does not cross. ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इस ऑप्टिक नर्व में जो मीडियल साइड के फाइबर्स थे दे क्रॉस टू द ऑपोजिट साइड, जो लेटरल साइड के फाइबर्स हैं दे ट्रेवल ऑन द सेम साइड. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बिकॉज जब हम आई कंडक्शन पाथवे के डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे देन दिस विल कम इनटू द पिक्चर. ओके, ठीक हो गया जनाब. ऑप्टिक क्याज्मा से फिर क्या चीज निकलती है? ऑप्टिक ट्रैक्ट. ऑप्टिक ट्रैक्ट कहां तक पहुंचते हैं फाइबर्स? लेटरल जेनिकुलेट बॉडी तक. लेकिन लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में यहां पे फिर साइनैप्स होता है, यहां से सिर्फ फाइबर्स गुजर नहीं जाते हैं. ठीक है, सो देयर इज अ साइनैप्स, देयर इज अ रिले स्टेशन देयर व्हिच इज अ स्मॉल प्रोजेक्शन इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थैलेमस, द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी. अ फ्यू फाइबर्स आल्सो पास टू द प्रीटैक्टल न्यूक्लियस एंड द सुपीरियर कॉर्टिकल. वेरी इंपॉर्टेंट फाइबर्स, यानी देयर आर सम बाईपासेस, यानी कुछ फाइबर्स इधर से निकल के कहीं और जा रहे हैं, कुछ निकल के कहीं और, ये कहीं और मैं बता रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, अभी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में. Then the lateral geniculate body, which is a small structure projecting from the pulvinar of the thalamus. It consists of 6 layers on which the synapses, the axon, optic tract के जो axons आ रहे हैं वो synapse करते हैं. The axons of the nerve cells within the geniculate body leave to form the optic radiation. यानी geniculate body से फिर आगे जो fibers continue होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? Optic radiation. The fibers of the optic radiation then reach out to the visual cortex area which is the Broca area 17. तो ये finally projection जो optic radiation की है वो visual cortex तक आती है and we process the image. ठीक है. Now, ये एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है, विजुअल पाथवे एंड बाइनोक्यूलर विजन न्यूरॉन्स. यहां मुझे दो कॉन्सेप्ट थ्रो करने हैं. पहला तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी सेंसरी इनपुट यानी जो भी विजुअल आप चीजें देख रहे हैं वो रेटिना से लेके तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक ये जो पहुंच रही हैं दे आर यूटिलाइजिंग 4 डिफरेंट लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स. ये आपको पता होनी चाहिए, जिसमें पहली जो लेयर है दैट इज रेजिडेंट सेल्स ऑफ द रेटिना. ये स्पेशलाइज सेल्स हैं रेटिना के, रॉड्स एंड कॉन्स, सो दे विल ऑब्वियसली बी देयर इन द रेटिना. तो ये पहली सेल टाइप है. उसके बाद ये सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं टू द बाइपोलर न्यूरॉन्स जो कनेक्ट करते हैं रॉड्स एंड कोन्स को विद द गैंग्लियन टाइप ऑफ सेल्स. और गैंग्लियन सेल्स वो सेल्स हैं जिनके फिर एक्सॉन ये निकल के लंबे से ये सारे एक्सॉन निकल के लेटरल जेनिकुलेट बॉडी तक आते हैं. सो इनिशियली देयर विल बी रॉड्स एंड कोन्स, देन देयर विल बी अदर टाइप ऑफ सेल्स विच आर द कनेक्टिंग सेल, दे आर द बाइपोलर सेल्स, एंड देन द गैंग्लियन सेल्स. गैंग्लियन सेल की सेल बॉडी यहाँ होगी और उसका एक्सॉन निकल के फिर नीचे ऑल द वे ट्रेवल करेगा अप टिल द लेवल ऑफ लेटरल जेनिकुलेट बॉडी. ठीक है, और फिर there will be neurons of lateral geniculate body जो फिर actually pass करेंगे in the form of the optic radiation and they will go to the visual cortical area which is area number 17 of the Broca's classification. So ये 4 set of आपको neurons पता होने चाहिए. ठीक है, कौन कौन से? rods and cones number 1, number 2 there are the connecting bipolar neurons, number 3 there are ganglion cells, and number 4 after the ganglion cells we have the final set which are the neurons of the lateral geniculate body. So actually ये जो आपको long optic nerve और optic chiasm और optic tract दिख रहा है ये इनमें से number 3 है because these are the axons of the ganglion cell. ऊपर यहाँ पे bipolar cells हैं और उनसे पहले rods and cones हैं, फिर ये cell body है ganglion cells की, और वो ganglion cells के जो axons हैं they ultimately come to the lateral geniculate body and they synapse with the neurons of the lateral geniculate body जिसके फिर axons निकल के primary cortical area तक आते हैं. तो एक ये आपको concept बिल्कुल master करना है कि जो visual pathway है उसमें ये 4 neuron set use होते हैं.
दूसरी मुझे आपसे बात करनी है कि व्हाट इज द टर्म बाइनोक्यूलर विजन। देखिए बाइनोक्यूलर विजन का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, लेट्स हैव अ लुक एट दिस डायग्राम। देखें इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज वी आर लुकिंग एट समथिंग व्हिच इज प्रेजेंट इन द राइट आई फील्ड। अब ये डायग्राम की ओरिएंटेशन ऐसे है कि दिस इज द राइट साइड ऑफ द पर्सन, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द पर्सन, सो दिस इज द राइट आई एंड दिस इज द लेफ्ट आई। ठीक है, अब अगर इफ देयर इज समथिंग, से फॉर एग्जांपल समबडी इज स्टैंडिंग हियर, सो दिस थिंग इज प्रेजेंट इन द राइट विजुअल फील्ड। राइट विजुअल फील्ड का मतलब ये है कि ये राइट साइड पर है ना बॉडी के, सिंपल, तो ये राइट विजुअल फील्ड है। अब ये जो राइट विजुअल फील्ड है इसका सेंसरी इनपुट जाएगा ऑन द मीडियल साइड ऑफ द राइट आई। ये राइट आई का मीडियल साइड है तो यहां पे फाइबर्स पड़ेंगे, और इसका सेंसरी इनपुट जाएगा टुवर्ड्स द लेटरल साइड ऑफ द लेफ्ट आई। तो राइट साइड का मीडियल हाफ और लेफ्ट आई का लेटरल हाफ, तो ये कहां से फाइबर्स आ रहे हैं? दे आर कमिंग फ्रॉम द राइट विजुअल फील्ड। इसी तरह अगर मैं लेफ्ट विजुअल फील्ड की बात करूं, इस सबको रब कर देता हूं। सो लेट्स रब दिस ऑल। रिमेंबर ये बात आपको याद रखनी है कि ये जो आपकी आई है, दिस इज द राइट आई एंड दिस इज द लेफ्ट आई। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन स्टैंडिंग इन द लेफ्ट विजुअल फील्ड, लेफ्ट साइड पे खड़ा हुआ है। तो लेफ्ट विजुअल फील्ड के जो सेंसरी इनपुट लेफ्ट आई पे कहां पड़ेगा? मीडियल हाफ पे, और राइट आई पे इसका सेंसरी इनपुट कहां पड़ेगा? लेटरल हाफ पे। सो ये आपको इस तरह से याद रखना है। अच्छा, अब इसके बाद होता क्या है? लेट्स टॉक अगेन अबाउट द राइट आई फील्ड। मैं डिफरेंट एंगल से आपको समझा रहा हूं ताकि एक दफा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। नाउ दिस पर्सन इज स्टैंडिंग इन द राइट साइड ऑफ द बॉडी, सो दिस इज द राइट विजुअल फील्ड। इससे सेंसरी इनपुट कहां कहां दोनों आईज पे पड़ना है? राइट फील्ड पे है तो इसकी इनपुट पड़ेगा ऑन द मीडियल साइड ऑफ द राइट आई एंड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द लेफ्ट आई। अब जब ये मीडियल साइड वाले फाइबर्स ऑप्टिक नर्व में जाएंगे, क्याजम में जाएंगे, सो दे विल एक्चुअली क्रॉस ऑन टू द लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट, और ये तो फाइबर्स लेटरल हैं लेफ्ट आई के, तो दे विल ऑल्सो गो इन द लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक। सो बेसिकली ये जो पूरा लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक है ये प्रोसेस कर रहा है, इफ यू आस्क मी, ये किस चीज को प्रोसेस कर रहा है? ये राइट साइड के राइट विजुअल फील्ड को प्रोसेस कर रहा है ये लेफ्ट ऑप्टिक क्याज्मा से निकला हुआ लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक। दिस इज द लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक। लेकिन इस लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक में फाइबर्स कहां से आ रहे हैं? इस लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक में फाइबर्स आ रहे हैं सारे के सारे राइट आई फील्ड के। इसमें राइट आई के मीडियल फाइबर हैं जो क्रॉस होके पहुंच गए, और लेफ्ट आई के लेटरल फाइबर हैं जो बगैर क्रॉस हुए पहुंच गए। बट द पॉइंट इज, बॉटम लाइन अगर आपको मैसेज याद रखना है तो वो ये है कि लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट में राइट विजुअल फील्ड के फाइबर्स होते हैं और राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट में लेफ्ट विजुअल फील्ड के फाइबर्स होते हैं। इसे हम कहते हैं बाइनोक्यूलर विजन, यानी जो लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट है उसमें राइट और लेफ्ट दोनों आईज से फाइबर्स आ रहे हैं। दिस इज द बाइनोक्यूलर कॉन्सेप्ट। सो द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द राइट विजुअल फील्ड is projected on the nasal half of the right retina. Nasal half का मतलब है medial half. So the mesial half of the right retina, but it is projected on the same time at the temporal half of the left retina. So ये left retina का temporal half है, और फिर ये fibers criss cross करके नीचे चले जाते हैं. So the lateral geniculate body जो है वो process करती है left side की जो lateral geniculate body है, it will process the image from the right side, और right side की जो geniculate body है, it will process the image from the left side. All this is known as binocular vision. This is an extremely important concept because जितनी भी हम visual field defects की बात करेंगे पैथोलॉजी में और मेडिसिन में, वहाँ ये concept repeat होगा. So इसको अच्छे से समझ लें, ठीक है. Note also that the macula lutea is represented in the posterior wall. This is not something that I have to discuss right now. अब visual reflexes की मुझे बात करनी है. Several unique neuronal pathways exert involuntary control over the vision for optimal visual function, प्रोटेक्शन एंड कॉग्निटिव प्रोसेसिंग. अब हम जितनी भी बात करेंगे दीज आर ऑल द इनवॉलेंट्री पाथवेज. तो देखते हैं क्या है. द डायरेक्ट एंड द कंसेंशुअल राइट रिफ्लेक्सेस. इसकी बेसिकली कहानी ये है कि इफ अ लाइट इज थ्रोन ऑन टू वन आई, द प्यूपल्स ऑफ बोथ द आईज कॉन्स्ट्रिक्ट. यानी एक आंख पे आप यहाँ पे टॉर्च से रोशनी डालो तो ये वाली आई का जो प्यूपल है वो तो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा. दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट रिफ्लेक्स, क्योंकि इस पर डायरेक्टली लाइट पड़ रही है. लेकिन ये वाला जो है ये भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा बिकॉज ये डायरेक्टली इस पर लाइट नहीं पड़ रही थी, तो इसके कॉन्स्ट्रिक्शन को हम कहते हैं कॉन्सेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स. तो डायरेक्ट जहां पे लाइट पड़ी है और कॉन्सेंसुअल जहां लाइट नहीं पड़ी फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया. द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल ऑन विच द लाइट इज शोन इज कॉल्ड द डायरेक्ट रिफ्लेक्स. हाउएवर द अदर प्यूपल व्हेन दिस इज कॉन्स्ट्रिक्टेड, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंसुअल राइट रिफ्लेक्स. द अफरेंट impulses travel through the. अब ये ऐसा होता ही क्यों है कि लाइट पड़ने से वाई दी प्यूपल्स आर कॉन्स्ट्रिक्टेड, तो पूरा कोई पाथवे एग्जिस्ट करता होगा ना, वो पाथवे हमको समझना है. सो इनपुट आ रहा है फ्रॉम द ऑप्टिक नर्व
ऑप्टिक कियाज्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, ये तो नॉर्मल सी बात है, जैसे हमने हमेशा पढ़ा है, दिस इज व्हाट वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट इट, कि व्हेन एवर वी से कि रेटिना में इमेजेस आ रही हैं, सो द रेटिना इज रिसीविंग द इमेजेस, इट इज गोइंग इन द ऑप्टिक नर्व, देन ऑप्टिक कियाज्म, देन ऑप्टिक ट्रैक्ट. सो ये तो हमें पता है कि दिस इज व्हाट हैपेंस, है ना. अब इसके बाद की कहानी क्या है, ये रिफ्लेक्स कैसे जनरेट होता ये है कि हेयर अ स्मॉल नंबर ऑफ फाइबर्स लीव द ऑप्टिक ट्रैक्ट एंड साइनेप्स ऑन द प्री टैक्टल न्यूक्लियस. वो यहाँ से निकल के तो प्री टैक्टल न्यूक्लियस की तरफ चले जाते हैं. सो वो ऑप्टिक ट्रैक्ट से फाइबर्स निकल के दे एंटर इनटू द प्री टैक्टल न्यूक्लियस, और प्री टैक्टल न्यूक्लियस में मिड ब्रेन में आकर के दे साइनेप्स. अब उससे क्या होगा जनाब, प्री टैक्टल न्यूक्लियस which lies close to the superior colliculus. The impulses are passed by the axons of the pretectal nerve to the parasympathetic nuclei, Edinger-Westphal nucleus of the third cranial nerve. Here the fibers, synapse and the parasympathetic nerve travel through the third cranial nerve to the ciliary ganglion, और एक दफा ciliary ganglion तक मामला पहुंच गया, then the constriction of the pupillary muscle will happen. पॉइंट ये है कि जो लाइट यहां पड़ी थी वो लाइट अपने पाथवे पे चली, वो ऑप्टिक नर्व पे आई, ऑप्टिक कियाज्म में आई, बट यहां से ऑप्टिक ट्रैक के बाद फाइबर्स लेटरल जेनिकुलेट बॉडी जाने के बजाय निकल के कहीं और जाके उन्होंने साइनेप्स किया और एक्टिवेट कर दिया एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस को. सो ये पाथवे पूरे का पूरा पाथवे इलिसिट करेगा कॉन्स्ट्रिक्शन. और अभी हम थोड़ी देर में जब वी विल डिस्कस अबाउट द एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस तो आपको समझ में आएगा कि व्हाई द एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस की इन्वॉल्वमेंट विल कॉज द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द पिपुलरी मसल. बट वंस द एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस इज activated by the light, the pupil will constrict. Okay, then the other reflex is the accommodation reflex. When the eyes are directed from a distant to a near object, यानी आपकी ये beautiful eyes हैं, आप पहले यहाँ दूर किसी चीज़ को देख रहे थे, अब नज़दीक किसी चीज़ को आप देख रहे हैं, then what happens कि contraction of the medial recti brings about the convergence of the ocular axis. तो आपका जो ocular axis है वो adjust होता है क्योंकि दूर से अब आप नज़दीक देख रहे हैं. The lens thickens to increase the refractive power by contraction of the ciliary muscle. So ultimately ciliary muscle contract करते हैं and the pupils also constrict. The afferent impulses travel through the optic nerve, optic chiasma, optic tract. देखिए यहाँ तक वही सारा मामला, lateral geniculate body, and then the optic radiation to the visual cortex. The visual cortex is connected to the eye field in the frontal cortex. From here, the cortical fibers descend through the internal capsule to the oculomotor nuclei in the midbrain, and the oculomotor nerve travels to the medial recti muscle. So, ये जो pathway है, इसमें ये हो रहा है कि see, whenever you need something extra to happen, तो उस पर्टिकुलर फंक्शन वाले न्यूक्लियस को टैप करना पड़ेगा. यानी अगर आप ये चाहते हैं कि प्यूपिलरी मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हों तो आपको एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस को एक्टिवेट करना है. तो फाइबर्स यहाँ ऑप्टिक ट्रैक से निकल के एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस पे चले गए. अगर आपको ये अकोमोडेशन रिफ्लेक्स करना है देन यू हैव टू एक्टिवेट द ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस बिकॉज इट इज द वन विच सप्लाइज द मीडियल रेक्टस मसल. और ये इसकी एक्टिवेशन कहाँ से होती है? फाइबर्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स एरिया, दीज फाइबर्स go to activate the medial recti supply. So this is how. आपको बेसिक ये बात याद रखनी है कि जो हमारा विजुअल पाथवे है इट इज कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाई, बहुत सारे इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस के लिए. फिर इसी तरह कॉर्नियल रिफ्लेक्स है. कॉर्नियल रिफ्लेक्स की कहानी ये है कि देयर इज, अगर टच करें आप कॉर्निया को और कंजंक्टिवा को तो आइज ब्लिंक करती हैं और ये डेथ पे चेक भी करते हैं. सो इफ यू हैव टू डिक्लेयर अ पर्सन इफ द पर्सन इज डेड और नॉट तो आप कैरोटिड पल्स देखते हैं, ज़ाहिर पेरिफेरल पल्सेस देखते हैं. वन ऑफ द थिंग दैट यू ऑल्सो चेक इज द कॉर्नियल रिफ्लेक्स. आप कॉटन का छोटा सा बना करके और आइज को टच करते हैं. सो इफ देयर इज नो रिफ्लेक्स देन यू थिंक द पर्सन इज ब्रेन डेड. आफ्रेंट इंपल्सेस इस फाइबर की they travel from the cornea because आप cornea को touch कर रहे हैं through the ophthalmic division of the trigeminal nerve. It is not going into the optic nerve and optic chiasma and optic tract. उस pathway में नहीं जा रहा. It is entering into the trigeminal because trigeminal is the sensory supply for the corneal region. फिर जो internuncial neurons हैं they connect with the motor nucleus of the facial nerve of both the sides. और facial nerve then supplies obviously the orbicularis oculi muscle which causes the
क्लोजर ऑफ द आई। तो जैसे ही आप कॉर्निया को टच करते हैं, ये अगर किसी की आंख है, यहाँ आपने कॉर्निया को टच किया तो फाइबर्स जाएंगे विद द ट्राइजेमिनल नर्व का सेंसरी सप्लाई, इट विल बी कनेक्टेड विद द फेशियल नर्व विच इज नर्व नंबर 7 एंड द फेशियल नर्व देन सप्लाइज द ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, तो बंदा आंखें बंद कर देगा। सो यू टच द कॉर्निया एंड द आईज विल बी क्लोज्ड बिकॉज द सेंसरी सप्लाई ऑफ ट्राइजेमिनल is connected to the 7th cranial nerve by the internuncial neurons। अब सवाल ये है कि ये सारी कहानी विजुअल पाथवेज के साथ कहाँ बताई? इस पूरे में तो विजुअल पाथवे यूज ही नहीं हो रहा। द ओनली थिंग वी आर यूजिंग हियर इज बेसिकली द ट्राइजेमिनल नर्व ना, तो विजुअल चीज कहाँ से आ गई? बात ये है कि भाई कॉर्निया कहाँ है? आंखों में ही है ना। कंजक्टिवा कहाँ है? आंखों में ही है ना, इसलिए इसको यहाँ डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। देन द विजुअल बॉडी रिफ्लेक्सेस, द ऑटोमेटिक स्कैनिंग मूवमेंट ऑफ द आईज। अब यार इस पे मैं क्या बोलूँ कि स्कैनिंग मूवमेंट, कोई एक ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग हियर एंड देयर एंड यू सिटिंग देयर, ये आपकी आईज हैं, यू आर मूविंग योर आईज हियर एंड देयर, दिस इज कॉल्ड द स्कैनिंग मूवमेंट। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के साथ अपनी आईज और अपना हेड मूव करते हैं, और वो भी ऑटोमेटिक, यानी आप उस पर ट्यून हो जाते हैं। आपकी आईज भी मूव कर रही हैं, आपका हेड भी मूव कर रहा है, आपकी नेक भी मूव कर रही है towards the source which is the stimulus. This is what is known as the visual body reflex. अब ये जो विजुअल बॉडी रिफ्लेक्स है, इसकी इंपल्सेस फॉलो द ऑप्टिक नर्व, द ऑप्टिक कियाज्मा, द ऑप्टिक ट्रैक एंड द सुपीरियर कॉलिकुलाई। सुपीरियर कॉलिकुलाई से फाइबर्स जाते हैं टू द एंटीरियर ग्रे कॉलम स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ से ये मूवमेंट डिसाइड होती है। सो अगेन योर आईज आर रिलेटेड विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। देन वी हैव अ प्यूपिलरी स्किन रिफ्लेक्स। Pupils will dilate if the skin is painfully stimulated by pinching। और इसके जो afferent sensory fibers हैं, they are believed to have connections with the efferent preganglionic sympathetic fibers। White rami communicans cervical level पर ये pathway हम reflex में पढ़ेंगे भी when we are talking about the reflex actions। So basically ये जो आपके सारे इनवॉलंटरी पाथवेज हैं, ये इस वक्त अगर आपको याद न भी रहें, आपको ये डायग्राम, दिस इज अ मस्ट रिमेंबर डायग्राम, कि देयर आर 4 न्यूरोनल लेवल्स। सबसे पहले rods and cones, then the bipolar neurons, then we have the ganglion cells, and then number 4 we have the neurons of the geniculate body, lateral geniculate body। ये 4 फिर medial side क्रॉस करता है, lateral side क्रॉस नहीं करता। ऑप्टिक नर्व क्या है, ऑप्टिक कियाज्मा क्या है, ऑप्टिक ट्रैक्ट क्या है, ये दिस इज द मस्ट नो थिंग। फिर if you want to remember, you can remember कि sometimes the fibers go to some other structure to control some reflex. It sometimes go to the other structure to control some other reflex. Okay, so that's all about the optic nerve. Very important. काफ़ी सारी optic nerve की हम medicine में palsies पढ़ेंगे, बहुत सारी pathologies पढ़ेंगे, so ये सारा discussion वहाँ revive होगा। अभी discussion continue करते हैं for the cranial nerves. Let's move on to the next one, which is the cranial nerve number 3, the oculomotor nerve. The oculomotor nerve, which is cranial nerve 3, is also entirely motor in function। और इस नर्व का जो न्यूक्लियस है, इट एक्चुअली कंटेन्स 2 न्यूक्लियाई। एक इसका मेन मोटर न्यूक्लियस है और दूसरा इसका पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है, विच इज कॉल्ड द एक्सेसरी पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस। जो मेन मोटर न्यूक्लियस है, इट इज सिचुएटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ग्रे मैटर दैट सराउंड्स द सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ द मिड ब्रेन। इट लाइज एट द लेवल ऑफ द सुपीरियर कॉलिकुलर। सो इफ यू लुक एट द डायग्राम, दिस इज द मेन motor nucleus, the main motor nucleus of the nerve that we are discussing, oculomotor, third cranial nerve. The nucleus consists of a group of nerve cells that supplies all the extrinsic muscles of the eye except the superior oblique, because this one is supplied by trochlear nerve, and the lateral rectus because this one is supplied by abducens nerve। इसके इन दोनों के अलावा superior oblique और lateral rectus के अलावा जितने भी आई बॉल मसल्स हैं, they are all supplied by the oculomotor। The outgoing nerve fiber passes through the red nucleus and emerges on the anterior surface of the midbrain in the interpeduncular fossa. The main oculomotor nucleus receives corticonuclear fibers. Again, now this must be easy for you. So look here. Imagine this is the nucleus, द मेन मोटर न्यूक्लियस। और हमने ये बात पहले भी की है कि ये जो मेन मोटर न्यूक्लियस है, इसको इनपुट मिलेगा। देखें ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स से इसको इनपुट मिलेगा। सो दैट इनपुट इज नोन एज द कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर, क्योंकि कॉर्टेक्स से आ रहे हैं और न्यूक्लियस तक जा रहे हैं। नाउ ये जो कॉर्टेक्स से इनपुट आ रहा है वो सेम साइड के न्यूक्लियस तक भी आता है, एंड इट ऑल्सो गोज टू द ऑपोजिट साइड न्यूक्लियस। सो बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो मोटर न्यूक्लियस है
किसी भी cranial nerve का, जैसे इस केस में oculomotor का, it receives input from the cerebral cortex. So the cerebral cortex is giving input here by means of these fibers. Both cerebral cortex, इस nucleus को यहाँ से भी input मिलेगा, यहाँ से भी input मिलेगा. So both the cerebral cortex are giving cortico nuclear fibers to the motor nucleus. ठीक हो गया, एक input तो ये आ रहा है. बट इस न्यूक्लियस के पास एक इनपुट और आ रहा है. इट इज ऑल्सो रिसीविंग टेक्टोबल्बार फाइबर्स फ्रॉम द सुपीरियर कॉलिकुलस. और ये जो टेक्टोबल्बार फाइबर्स हैं, इनकी वजह से ऑक्यूलोमोटर का न्यूक्लियस विजुअल कॉर्टेक्स के साथ कनेक्ट हो जाता है. सो अगेन दिस इज द न्यूक्लियस एंड इट इज ऑल्सो रिसीविंग टेक्टोबल्बार फाइबर्स. सो दीज आर द टेक्टोबल्बार फाइबर्स विच आर कमिंग फ्रॉम द सुपीरियर कॉलिकुलस. और ये जो टेक्टोबल्बार फाइबर्स हैं, बेसिकली ये ऑक्यूलोमोटर के न्यूक्लियस को कनेक्ट कर रहे हैं विजुअल कॉर्टेक्स के साथ. देखिए बात ये है कि जितने भी न्यूक्लियस और क्रेनियल नर्व्स हम डिस्कस करेंगे जो आईबॉल के मसल्स को सप्लाई कर रही हैं, और वो कौन कौन से हैं, वो है क्रेनियल नर्व 3, वो है क्रेनियल नर्व 4 और क्रेनियल नर्व 6. ये 3 नर्व्स हैं विच आर सप्लाइंग द मसल्स ऑफ द आईबॉल. इन तीनों के जो न्यूक्लियस है ना, उन न्यूक्लियस में सपोज ये 3 का न्यूक्लियस है, ये 4 का न्यूक्लियस है और ये 6 का न्यूक्लियस है. इन तीनों के न्यूक्लियस में देयर इज अ कनेक्शन विद द विजुअल कॉर्टेक्स. ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड विद द विजुअल कॉर्टेक्स. उसका रीजन ये है क्योंकि इनका काम है चीज़ों को देख के आईज को मूव करना. सो दे आर ऑल कनेक्टेड विद द विजुअल कॉर्टेक्स, एज सिंपल एज दैट. सो इसका मतलब क्या हुआ, दे आर कनेक्टेड टू द विजुअल कॉर्टेक्स का मतलब ये हुआ कि दे ऑल विल रिसीव फाइबर फ्रॉम द कॉर्टेक्स. They all will also receive fibers which are called pretactile fibers and they come from the superior collicula. So they are connected with the pretactile fibers. ठीक है, तो ये यहाँ पे जिक्र हो रहा है. It also receives fiber from the medial longitudinal fasciculus. और this is also medial longitudinal fasciculus. Therefore, they are connected with the cranial nerve nuclei 4 and 6 and 8 cranial nerve. So 4, 6 और 8 cranial nerve भी connected हैं by another group of fibers which are now known as the medial longitudinal fasciculus. So basically, आप कई सारी जो cranial nerves हैं उनमें ये बात नोटिस करेंगे कि there is a nucleus और उस nucleus को cortex से input मिल रहा है और उसको हम नाम देते हैं corticonuclear fiber. लेकिन कुछ ऐसी नर्व्स हैं जिनमें मल्टीपल इनपुट्स हैं. सो इस न्यूक्लियस में, ऑक्यूलोमोटर के न्यूक्लियस में फॉर एग्जांपल कॉर्टेक्स से भी इनपुट है, फिर टेक्टोबल्बार फाइबर से भी इनपुट है, फिर मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फैशिकुलस से भी इनपुट है. ये 3 इनपुट्स हैं इस एक न्यूक्लियस को. सो दिस न्यूक्लियस इज वेरी वेल कनेक्टेड नॉट ओनली विद द सेरेब्रल कॉर्टेक्स बट ऑल्सो विद द विजुअल कॉर्टेक्स, ऑल्सो विद द अदर क्रेनियल नर्व बाय द वे ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फैशिकुलस. ठीक है, तो ये सारी कहानी तो किसकी हो गई, मेन ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस की. इसमें ये सारे आफ्रेंट फाइबर्स आ रहे हैं और फिर जो नर्व निकल रही है वो नर्व ये जा रही है. दिस इज द ऑक्यूलोमोटर नर्व व्हिच इज गोइंग टू सप्लाई द मसल्स ऑफ द आई बॉल. ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं जी दूसरे न्यूक्लियस की, जो इसका पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है. इसका नाम है एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस. बहुत पूछते हैं एग्जाम में यार कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस ऑफ द ऑक्यूलोमोटर नर्व, या सिंपली ये पूछते हैं व्हाट इज एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस. सो यू शुड नो व्हाट इट इज. इट इज सिचुएटेड पोस्टीरियर टू द मेन न्यूक्लियस. इसकी लोकेशन देख लो, दिस इज द मेन न्यूक्लियस और ये पीछे जो न्यूक्लियस मौजूद है, this is the posterior area. So in the posterior area here we have the Edinger-Westphal nucleus. So that is the Edinger-Westphal nucleus. ठीक है, अब the axons of the nerve cells which are preganglionic accompany the oculomotor nerve fibers to the orbit. Here they synapse in the ciliary ganglion और उसमें से postganglionic fibers निकलते हैं and they go to the constrictor pupillae of iris and ciliary muscles. Very important concept. So basically ये जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर का हब है, द पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस, द एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, इससे जो फाइबर्स इमर्ज हो रहे हैं दीज आर द प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स और ये ऑक्यूलोमोटर नर्व के साथ ही ट्रैवल करते हैं. और जब ये नियर द आईबॉल हैं तो वहाँ पे एक गैंग्लियन में ये साइनैप्स करेंगे और फिर वहाँ से जो फाइबर्स निकलेंगे दीज विल बी द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स. ये जो गैंग्लियन जिसमें ये साइनैप्स कर रहे हैं दिस इज नोन एज द सीलियरी गैंग्लियन और ये जो फाइबर्स निकल रहे हैं ये जाकर फिर सप्लाई करेंगे टू दी pupillary iris or ciliary muscles को. So that's the concept. The accessory parasympathetic nucleus receives corticonuclear fibers also, or so this is basically helping the reflex of the eye. जो लाइट रिफ्लेक्सेस हैं और जो pupillary constrictions हैं, that is all being maintained by these parasympathetic fibers. ठीक है, और इस न्यूक्लियस को, पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस को भी ऊपर से कोई ना कोई इनपुट आता है. वो इनपुट क्या है, that is coming from the cortex as well as from the pretactile visual cortex of the brain.
सो दो तरह के न्यूक्लियस, दो तरह के इनपुट्स और दो अलग अलग तरह के आउटपुट्स। एक मोटर, एक इसका ये आउटपुट है जो प्योरली मोटर है टू दी आई बॉल के मसल्स एक्सेप्ट फॉर 2 मसल्स, और ये सिंपैथेटिक आउटपुट, पैरासिम्पैथेटिक आउटपुट है वाया द प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स व्हिच ट्रैवल अलोंग विद द ऑक्यूलोमोटर नर्व, और वो इस गैंग्लियन में, सिलियरी गैंग्लियन में जाके साइनैप्स करते हैं, फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलते हैं जो मसल्स ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल वहां सप्लाई करते हैं। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ द ऑक्यूलोमोटर नर्व। समझ में आ गई बात? दो न्यूक्लिया हैं इसमें, याद रखना। देयर इज अ मेन मोटर न्यूक्लियस एंड द पैरासिम्पैथेटिक। मेन मोटर न्यूक्लियस सारे मसल्स ऑफ द आई बॉल को सप्लाई करेगा एक्सेप्ट फॉर 2 मसल्स, और वो 2 मसल्स के नाम आपको हर वक्त याद होने चाहिए, क्योंकि अगर वो याद नहीं होंगे तो बात बनेगी नहीं। कौन से 2 मसल्स? सुपीरियर ऑब्लिक सप्लाइड बाय ट्रॉक्लियर नर्व एंड लेटरल रेक्टस सप्लाइड बाय एब्ड्यूसेंस नर्व। ओके, राइट। अब ऑक्यूलोमोटर का कोर्स क्या है जनाब? ऑक्यूलोमोटर नर्व इमर्जेस ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन। एक्चुअली ऑल द क्रेनियल नर्व्स आर आइदर कमिंग फ्रॉम द एंटीरियर साइड और द लेटरल साइड एक्सेप्ट फॉर वन, ट्रॉक्लियर नर्व अभी पढ़ाऊंगा अगली, as the only nerve which emerges from the posterior side of the brain. बहरहाल oculomotor nerve passes forward between the posterior cerebral and superior cerebellar arteries. It याद ना भी रहे तो don't worry about it. It then continues into the middle cranial fossa in the lateral wall of the cavernous sinus. ये important है, आपको पता होना चाहिए cavernous sinus को through and through कौन सी nerve cross कर रही है, lateral wall में कौन सी nerve cross कर रही है, and then it enters into the orbital cavity by the superior orbital fissure. Oculomotor nerve supplies the following extrinsic, actually all the muscles of the eyeball except 2 muscles. अब आपको नाम याद करने हैं तो कर लें, superior rectus, medial rectus, inferior rectus, inferior oblique। सब superior oblique को नहीं सप्लाई करती और lateral rectus को नहीं सप्लाई करती, और इसकी वजह से जो मूवमेंट बनती है वो ये है, oculomotor nerve की मूवमेंट बनती है the lifting of the upper eyelid, turning the eye upward, turning the eye downward, turning the eye medially, not laterally, because lateral movement is the job of lateral rectus, and lateral rectus is supplied by a different nerve. ठीक हो गया? Also the constriction of the pupil in accommodation of the eye, because there is also the parasympathetic Edinger-Westphal nucleus, which is responsible for parasympathetic drive to the eye. Okay? Now let's talk about the next cranial nerve, which is known as the trochlear nerve, and this is cranial nerve number 4. Cranial 4 जो nerve है, this is again entirely motor in function, और इसका जो nucleus है, it is situated in the gray matter that surrounds the cerebral aqueduct of the midbrain. It lies inferior to the oculomotor nucleus, so we have just seen the oculomotor nucleus, उसके बिल्कुल inferiorly ये मौजूद होता है. So let me show you the diagram. This is the trochlear nucleus, just below the, यहाँ से oculomotor का nucleus हटा हुआ है, that's the trochlear nucleus. अब again देखें ये इसमें input कहाँ से आ रहा है. It is receiving input number 1 from the cortex. These are the corticonuclear fibers. It is also receiving input from the tectobulbar fibers of superior. So it is also connected with the visual cortex. You getting my point? So these all these nuclei which are associated with supply to the eyeball, they receive multiple inputs from the cerebral cortex, they receive input from the visual cortex, they also receive input from the medial longitudinal fasciculus, because इससे ये connect हो जाते हैं दूसरी cranial nerves के साथ. So trochlear nerve, it lies inferior, ये बात हमने कर ली. The nerve fibers, ये सुने, leaving the nucleus pass posteriorly around the central gray matter to reach the posterior surface of the brain. So if you look at the diagram again, जो trochlear nerve के fibers हैं जो nucleus से निकलेंगे, so if you look, this is the nucleus, और इस nucleus से ये trochlear nerve के fibers emerge करके they are crossing towards the back side. ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, and that's the only, this is the posterior surface, that's the posterior surface of your area that we are discussing, जहाँ से ये nerve निकल रही है. So only cranial nerve which goes out from the posterior side of the brain. Okay, so the trochlear nerve receives corticonuclear fibers, ये बात हमने कर ली. It receives input from the corticonuclear fibers. It also receives input from the tectobulbar fiber and the medial longitudinal fasciculus as well, by the way of which it is connected to the 3rd, 6th and 8th cranial nerve. So very interesting discussion कि कौन से न्यूक्लियस में कहाँ से इनपुट्स आ रहे हैं. दैट्स समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि अगर ये एक न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस पे कहाँ से इनपुट आया और कहाँ से आया और कहाँ से आया और फिर इफरेंट फाइबर निकल कर कहाँ गए. दैट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. अच्छा जी, कोर्स क्या है इसका?
अगेन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है कि ये किस फोरामेन फिशर कहाँ से गुजर रहा है. द ट्रॉक्लियर नर्व, द मोस्ट स्लेंडर ऑफ ऑल द क्रेनियल नर्व्स, ये सुनो, एंड द ओनली वन टू लीव द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेन स्टेम. It emerges posterior side से निकलता है, ठीक है. The trochlear nerve passes forward through the middle cranial fossa in the lateral wall of the cavernous sinus, also in the lateral wall of the cavernous sinus, and enters the orbit through the superior orbital fissure. The nerve supplies the superior oblique muscle of the eyeball. Superior oblique को ये सप्लाई कर देगा, lateral rectus को abducens सप्लाई कर देगा, बाकी सारे मसल्स को सप्लाई करेगा oculomotor. The trochlear nerve is entirely motor and assists in turning the eye downward. नजरें नीचे रखना is a very important phenomena जब आपको करनी होती है नजरें नीचे. शर्म में भी कर सकते हैं, किसी से शर्मा के, किसी के एहतराम में, किसी की इज्जत में भी नजरें नीचे कर सकते हैं. That is the job of trochlear nerve. Okay, let's now talk about the next cranial nerve, which is trigeminal. अब trigeminal nerve जो है, which is cranial nerve 5, इसकी स्पेशलिटी तो एक तो ये है कि it is a mixed nerve, और ये आपको हर नर्व के बारे में पहले ही पता होना चाहिए कि either it is motor, sensory or mixed. तो this one is a mixed nerve. Then इसकी एक और स्पेशलिटी ये है कि it is the largest cranial nerve. देखिए, हर नर्व के बारे में कोई ना कोई स्पेशल कहानी आपको पता चल रही है. सारी नर्व्स एंटीरियर या लेटरल साइड से निकलती हैं. एक नर्व ऐसी है जो पोस्टीरियर साइड से निकलती है. फिर आपको यहाँ इसके बारे में एक स्पेशल बात ये पता लगी कि दिस इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व एंड इट इज ऑल्सो मिक्स, क्योंकि इट कंटेन्स बोथ सेंसरी एज वेल एज मोटर फाइबर्स. अच्छा, ज्यादातर इसका जो मेजर कॉम्पोनेंट है ना इस नर्व का, वो सेंसरी ही है. द ग्रेटर पार्ट इज द सेंसरी नर्व, और जो मोटर नर्व है वो उसका लेसर पार्ट है, यानी इट्स वो छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन है, और ज्यादातर इस नर्व का पार्ट जो है वो सेंसरी है. ठीक है, जो मोटर पार्ट है इट सप्लाइज टू द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन बेसिकली. तो दो कॉम्पोनेंट्स हैं, देयर इज अ सेंसरी कॉम्पोनेंट एंड देयर इज अ मोटर कॉम्पोनेंट. हम इन दोनों कॉम्पोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं दे आर रेगुलेटेड बाय टोटल ऑफ 4 न्यूक्लियाई इन द सीएनएस. है क्रेनियल नर्व 5, लेकिन न्यूक्लियाई इसके अंदर कितने हैं? 4. सो इट्स अ वे टू रिमेंबर कि क्रेनियल नर्व 5 में एक न्यूक्लियस कम है, सो 4 हैं टोटल. और वो 4 न्यूक्लियस कौन कौन से हैं? सो देयर इज, मैंने आपसे कहा कि इसका जो मेजर पार्ट है वो सेंसरी है. सो देयर इज अ मेन सेंसरी न्यूक्लियस नंबर 1. देन देयर इज अ स्पाइनल न्यूक्लियस, ये भी बेसिकली सेंसरी न्यूक्लियस के तौर पे काम करता है. देन देयर इज अ मेसेंसेफलिक न्यूक्लियस एंड द मोटर न्यूक्लियस. मोटर न्यूक्लियस तो आपको क्लियर है कि व्हाट विल इट डू? It will reach out to the muscles of mastication to perform the contraction of the muscles. ये काम होगा मोटर न्यूक्लियस का. और बाकी जो 3 न्यूक्लियस हैं उनका ज्यादातर इनपुट जो है वो सेंसरी इनपुट है. तो 1 बाय 1 इन सारे न्यूक्लियस की लोकेशन भी देखते हैं, और फिर इन न्यूक्लियस में कौन से फाइबर्स आ रहे हैं, कहाँ फाइबर्स जा रहे हैं, ये सब चीज देखते हैं. सो पहला जो न्यूक्लियस है ट्राइजेमिनल नर्व का, इट इज कॉल्ड द मेन सेंसरी न्यूक्लियस, और ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पॉन्स में होता है, लेटरल टू द मोटर न्यूक्लियस, और ये कंटिन्यूअस होता है विद इट्स अदर न्यूक्लियस जो कि कहलाता है स्पाइनल. सो इट कंटिन्यूज बिलो विद द स्पाइनल न्यूक्लियस. और इसी तरह जब स्पाइनल न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो इसमें लिखा होगा इट कंटिन्यूज अबव विद द मेन सेंसरी न्यूक्लियस. ठीक हो गया? एंड in the pons and extends inferiorly through the whole length of the medulla oblongata into the upper part of the spinal cord as far as the second cervical segment. यानी इतना बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, इतना बड़ा न्यूक्लियस होता है जो स्टार्ट होता है ऊपर मेडुला ऑब्लोंगेटा और फिर स्पाइनल कॉर्ड तक आ रही है. पॉन्स से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली. सो इट्स अ लॉन्ग न्यूक्लियस, स्पाइनल न्यूक्लियस. देन देयर इज अ मेसेंसेफलिक न्यूक्लियस व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ अ कॉलम ऑफ यूनिपोलर नर्व सेल्स. देखिए, ऑल्फैक्टरी नर्व में कौन से सेल्स थे? दे वर बाइपोलर सेल्स. मेसेंसेफलिक न्यूक्लियस में कौन से सेल्स हैं? यूनिपोलर सेल्स, सिचुएटेड इन द लेटरल पार्ट ऑफ द ग्रे मैटर अराउंड द सेरिब्रल एक्विडक्ट. It extends inferiorly in the pons as far as the main sensory nucleus. So ये बेसिकली सारे न्यूक्लिया तीनों सेंसरी इनपुट में काम करते हैं. अभी हम देखेंगे कैसे. और फिर ये मर्द मुजाहिद मोटर न्यूक्लियस, द मोटर न्यूक्लियस इज सिचुएटेड इन द पॉन्स मीडियल टू द मेन सेंसरी न्यूक्लियस. सो मैं भी आपको एक खतरनाक डायग्राम दिखाऊं. दिस इज द डेंजरस खतरनाक डायग्राम, क्योंकि इसमें वायरिंग और सर्किट इतनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है कि स्टूडेंट इसको देख के बड़ा परेशान होते हैं कि ये क्या हो रहा है यार, इतने सारे फाइबर्स. बट ये इतनी मुश्किल चीज नहीं है यार. इसको जरा देखो, ऐसे समझो कि ये जो पूरी मोटी सी नर्व आ रही है, इसको पूरे को मैं
कवर कर दूं अगर, तो अब ये जो पूरी सी मोटी सी नर्व है ये सारी की सारी है ट्राइजेमिनल नर्व। अब इस ट्राइजेमिनल नर्व को अगर खोल के देखें तो इसमें कई सारे फाइबर्स हैं और अंदर कई सारे न्यूक्लियस हैं। सो सबसे ऊपर जो न्यूक्लियस नजर आ रहा है दैट इज द मेसेंसेफिलिक न्यूक्लियस इन दिस पोजीशन, देन वी हैव द मोटर न्यूक्लियस देयर, देन वी हैव द मेन सेंसरी न्यूक्लियस, और फिर ये इतना लंबा सा स्पाइनल न्यूक्लियस तो बहुत लंबा सा है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉन्स, फिर मेडुला और सेकंड सर्वाइकल सेगमेंट तक आता है, इतना बड़ा सा होता है स्पाइनल न्यूक्लियस। ठीक है, तो चार ये न्यूक्लियस हैं। दी सबसे ऊपर द मोस्ट सुपीरियर वन ये यहाँ पर इस जगह पर होगा मेसेंसेफिलिक न्यूक्लियस, देन द मोटर न्यूक्लियस, देन वी हैव द मेन सेंसरी न्यूक्लियस और फिर ये स्पाइनल न्यूक्लियस। और ये एक्चुअली दोनों जो मेन सेंसरी न्यूक्लियस है और स्पाइनल न्यूक्लियस है ये ऐसे कनेक्टेड होते हैं। तो हम वही बात कर रहे थे कि किस तरह से ये इंफीरियरली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। सो ये चार न्यूक्लियस हैं। अब इन चारों न्यूक्लियस में फाइबर्स आएंगे और फाइबर्स कहीं जाएंगे। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू स्टडी। सो apparently looking very complicated diagram is actually not that much complicated. इसको अभी हम dissect out करेंगे, don't worry. इसको ऐसे अप्रोच करें इस पूरी डायग्राम को कि ट्राइजेमिनल जो ये नर्व है उसके यहाँ पर जितने भी सर्किट्स हमें नजर आ रहे हैं, द सर्किट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स। देयर इज वन कंपोनेंट विच इज कॉल्ड सेंसरी कंपोनेंट एंड देन देयर इज अदर कंपोनेंट विच इज कॉल्ड द मोटर कंपोनेंट। हम इन दोनों कंपोनेंट्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्कसिंग द सेंसरी कंपोनेंट। सो ट्राइजेमिनल नर्व का सेंसरी कंपोनेंट। अच्छा, सेंसरी कंपोनेंट में कौन कौन सी सेंसेशंस आ रही हैं बाय द ट्राइजेमिनल नर्व? इट इज द सेंसेशन ऑफ द पेन, सेंसेशन ऑफ द टेम्परेचर, टच, pressure from the skin and the face, and mucous membranes travel along the cell bodies जो सिचुएटेड हैं, जिनकी सेल बॉडीज ट्राइजेमिनल सेंसरी गैंग्लियन में, यानी वो एक्सॉन्स ये सेंसेशंस लेके आएंगे। सो इन द ट्राइजेमिनल नर्व देयर इज एन एसोसिएटेड गैंग्लियन कॉल्ड द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन एंड द फाइबर्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द पेरिफेरी व्हिच इज द फेस रीजन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो उनके जो सेल बॉडीज हैं न्यूरॉन्स की वो इधर हैं और एक्सॉन्स फिर ये ट्रेवल कर रहे हैं ऊपर की तरफ टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब द सेंट्रल प्रोसेसेस ऑफ दीज सेल्स फॉर्म द लार्ज सेंसरी रूट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ये सेंसरी रूट्स अंदर एंटर होगी। अब हमारा टास्क ये समझना है कि जो सेंसरी फाइबर्स आ रहे हैं वो अंदर आके किस किस न्यूक्लियस में लैंड करते हैं और फिर ऊपर कैसे ट्रेवल करते हैं। सो अबाउट हाफ ऑफ द फाइबर्स डिवाइड इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस when they enter the pons. The remainder either ascend or descend without any division. So कुछ fibers हैं ऐसे आके ऊपर और नीचे डिवाइड हो जाते हैं। There are some fibers जो डायरेक्टली ऊपर चले जाते हैं, there are some fibers जो डायरेक्टली नीचे आ जाते हैं। ठीक है, The ascending branches terminate in the main sensory nucleus. So अब ये जरा सुने, यानी जो पेरिफेरी से सेंसरी फाइबर्स आए थे वो यहाँ आकर के अल्टीमेटली दे हैव टू साइनेप्स within the main sensory nucleus. So that's the first stop जहाँ पर ये synapses हो रही है, the main sensory nucleus. They also synapse the descending branches in the spinal nucleus. So अब देखो ये दो आपके पास न्यूक्लियस हैं, मैं इनको ब्लैक कलर से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये चीज़ इजीली समझ में आ जाए. So here we have the main sensory nucleus, here we have the spinal nucleus. ठीक हो गया. अब ये दो न्यूक्लियस हैं. कुछ फाइबर्स ऐसे होंगे जो आकर के, ये सेंसरी फाइबर्स की बात कर रहा हूं जो सेंसेशंस लेके आ रहे हैं, कुछ सेंसरी फाइबर्स यहां आके रिले करेंगे, कुछ सेंसरी फाइबर्स नीचे इस न्यूक्लियस में, स्पाइनल न्यूक्लियस में आ जाएंगे. सो सम ऑफ द फाइबर्स आर लैंडिंग हियर, सम ऑफ द फाइबर्स आर लैंडिंग इन द स्पाइनल न्यूक्लियस. अच्छा, अब कौन कहां जाता है? द सेंसेशन ऑफ द टच एंड प्रेशर आर कन्वेड बाय द नर्व फाइबर्स into the main sensory. So touch और pressure के फाइबर जो हैं वो मेन सेंसरी न्यूक्लियस में आएंगे. सो फेस का टच और जो प्रेशर की फीलिंग है पूरे फेस रीजन की, दैट इज गोइंग टू बी प्रोसेस्ड इन द मेन सेंसरी न्यूक्लियस. जबकि द सेंसेशन ऑफ पेन एंड टेम्परेचर इट पासेस टू द स्पाइनल न्यूक्लियस. सो स्पाइनल न्यूक्लियस जो है इसमें कौन कौन से फाइबर्स आ रहे हैं? देयर इज फाइबर ऑफ पेन एंड फाइबर ऑफ टेम्परेचर. तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो अच्छे अच्छे फाइबर्स हैं दे आर गोइंग टू द मेन सेंसरी न्यूक्लियस, टच करना, प्रेशर की फीलिंग. और जो बुरे बुरे फाइबर्स हैं यानी पेन के, दर्द हो रहा है और टेम्परेचर के, बुखार हो रहा है, ये फाइबर्स जा रहे हैं इन द स्पाइनल न्यूक्लियस. ठीक है. अब इसकी फर्दर इन्होंने यहाँ पे डिटेल दी है कि जो सेंसरी फाइबर्स ऑफ द ऑप्थेल्मिक डिवीजन आ रहे हैं ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व वो इंफीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल न्यूक्लियस में आते हैं.
लेकर वही आएंगे। चूंकि स्पाइनल न्यूक्लियस है तो यहाँ भी टेम्परेचर और पेन के फाइबर्स आ रहे होंगे, ठीक है। और जो मैक्सिलरी डिवीजन टर्मिनेट इन द मिडल ऑफ द स्पाइनल न्यूक्लियस, द फाइबर्स फ्रॉम द मैंडिबुलर, तो ये जो 3 डिविजन्स हैं ट्राइजेमिनल नर्व की, वो स्पाइनल न्यूक्लियस के डिफरेंट पार्ट्स में लैंड करती हैं। सो ये डिटेल इतनी हाई यील्ड नहीं है, बट ये वाला डिस्कशन इंपॉर्टेंट था कि टच और प्रेशर के फाइबर्स किधर जा रहे हैं और पेन और टेम्परेचर के फाइबर्स किधर जा रहे हैं। ओके, सो वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब जो प्रोप्रियोसेप्टिव इंपल्सेस हैं, यानी पोजीशन ऑफ मसल्स एंड mastication and from the facial and the extraocular muscles are carried by the fibers in the sensory root of the trigeminal ganglia that have bypassed the semilunar or the trigeminal ganglion। ये वो फाइबर्स हैं, देखो अब तक जो फाइबर्स की हम बात कर रहे थे ये इस तरह के फाइबर्स थे कि पेरिफेरी से आए, इस गैंग्लियन में, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में साइनैप्स किया और फिर यूं बढ़ गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। अब कुछ फाइबर्स ऐसे भी होते हैं जो पेरिफेरी से आते हैं, यहां साइनैप्स नहीं करते और डायरेक्ट ट्रेवल कर जाते हैं टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ऐसे फाइबर्स भी हैं विच डू नॉट form synapses in the trigeminal ganglion. They bypass the trigeminal ganglion. The fiber cells of origin are unipolar cells of the mesencephalic nucleus. They go into the mesencephalic nucleus. Proprioceptive impulses. देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ 4 न्यूक्लियस हैं ट्राइजेमिनल के पास। एक था मेन सेंसरी न्यूक्लियस, दूसरा स्पाइनल न्यूक्लियस, ये भी एक्चुअली सेंसरी है। मेसेंसेफलिक, ये भी एक्चुअली सेंसरी है। मेसेंसेफलिक का काम क्या है? टू सेंस द प्रोप्रियोसेप्शन, पोजीशन, सेंस ऑफ पोजीशनिंग ऑफ द मसल्स। और मेन सेंसरी का काम क्या है? मेन सेंसरी जो न्यूक्लियस है दैट इज टच एंड प्रेशर। स्पाइनल न्यूक्लियस क्या फीलिंग्स कैप्चर कर रहा है? टेम्परेचर एंड पेन। तो ये सब आपको इस तरह पता हो। और मोटर न्यूक्लियस, तो मोटर न्यूक्लियस है, वो फाइबर्स भेजेगा टू द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, ठीक है। The axons and neurons in the main sensory and the spinal and the central processes of the cells in the mesencephalic। तो अब तक हमने जितनी बात की वो ये की कि जो मैंने आपको 4 न्यूक्लियस बताए थे ट्राइजेमिनल के, उन 4 न्यूक्लियस को एक दफा दोबारा ड्रॉ कर लें, उन चारों न्यूक्लियस को, ताकि बात क्लियर हो जाए। सो वी हैड द mesencephalic nucleus, we had the main sensory nucleus जिसकी अभी हमने बात की, we also talked about the spinal nucleus। अब इनमें जो फाइबर्स आए, जितने भी फाइबर्स यहां वहां से आए, जो भी फाइबर्स आए उनकी डिटेल हमने डिस्कस कर ली। अब वो फाइबर्स क्रॉस करते हैं टू द ऑपोजिट साइड। नाउ दे क्रॉस ओवर एंड क्रॉस द मीडियन प्लेन एंड असेंड as the trigeminal limniscus। अब सुने, and the trigeminal limniscus terminate in the ventral posteromedial nucleus of the thalamus। अब ये क्या बात हुई? और थैलेमस से फिर ये कॉर्टेक्स में चले जाते हैं। फ्रॉम द थैलेमस थ्रू द इंटरनल कैप्सूल दे गो टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, पोस्ट सेंट्रल गैरस। तो ये न्यूक्लियाई थे, सेंसरी इंफॉर्मेशन इन तीनों तक पहुंची और अब ये इंफॉर्मेशन क्रॉस कर गई टू दी ऑपोजिट साइड। और तीनों न्यूक्लियाई से जो फाइबर्स क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पे गए, तो ये स्पाइनल न्यूक्लियस था, इसके फाइबर्स, ये मेन सेंसरी न्यूक्लियस था, इसके क्रॉस हुए हुए फाइबर्स, और ये मेसेंसेफलिक न्यूक्लियस है, इसके क्रॉस हुए फाइबर। ये तीनों फाइबर्स मिलके कहलाते हैं द ट्राइजेमिनल लिम्निस्कस, जो थैलेमस में लैंड करता है वेंट्रो पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस में, और थैलेमस से ये चला जाता है पोस्ट सेंट्रल गैरस कॉर्टेक्स में, ठीक है। तो ये पूरा सेंसरी इंफॉर्मेशन आई, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुई, ऊपर गई और सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंच गई। सो दैट्स द सेंसरी कंपोनेंट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। अब मुझे आपसे बात करनी है अबाउट द मोटर कंपोनेंट। ये तो सेंसरी कंपोनेंट हो गया, जिसमें देखें सेंसरी कंपोनेंट इसका मेजर कंपोनेंट है। 3 मुख्तलिफ न्यूक्लियाई हैं जो सेंसरी कंपोनेंट में काम कर रहे हैं। देयर इज द मेसेंसेफलिक न्यूक्लियस, ये भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, पर्टिकुलरली द प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन, पोजीशनिंग ऑफ द मसल। ये मेन सेंसरी न्यूक्लियस है, ये भी सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, और ये प्रोसेस कर रहा है टच और प्रेशर की इंफॉर्मेशन को। ये स्पाइनल न्यूक्लियस है, ये भी सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, पेन और टेम्परेचर की। तो 3 न्यूक्लियस डेडिकेट हुए हैं फॉर द सेंसरी स्टफ। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ट्राइजेमिनल नर्व है, बाय एंड लार्ज इट इज अ सेंसरी कंपोनेंट इसका ज्यादा है। अब जो मोटर कंपोनेंट है, इट रिसीव्स द फाइबर्स फ्रॉम the cortex in the form of the corticonuclear fibers from both the cerebral hemispheres. It also receives fibers from the reticular formation, the red nucleus, the tectum, the medial longitudinal fasciculus. In addition, it receives fibers from the mesencephalic nucleus, thereby forming a monosynaptic reflex arc, or ultimately it helps in the muscles of mastication की contraction. The tensor tympani, tensor villi palatini, mylohyoid, anterior belly of the digastric. This is the muscle territory
ऑफ द मोटर कंपोनेंट. अब मोटर कंपोनेंट की कहानी ये है कि लेट अस ट्राई टू लोकेट, ये सेंसरी मैं सारा मिटा दूं. Let us try to locate the motor unit. Where is the motor the unit? This basically is the motor nucleus. इसमें ये सारी प्रोसेसिंग, एक तो इसमें cerebral cortex से ऊपर से फाइबर्स आएंगे, so it will contain the cortico-nuclear tract. फिर इसमें खुद mesencephalic न्यूक्लियस से भी आ रहा है, रेटिकुलर फॉर्मेशन से, रेड न्यूक्लियस से, काफ़ी जगहों से इनपुट आ रहे हैं. और जो आउटपुट है that is into the trigeminal nerve. It goes out to the muscles of mastication. ठीक है, तो यही सेंसरी नर्व है. अब आपको ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट क्लियर हो जाना चाहिए कि ये पूरी जो मोटी सी सेंसरी और मोटर यूनिट को मिला के ट्राइजेमिनल नर्व है, इस पूरी नर्व के अंदर आते हुए फाइबर्स जो हैं वो सेंसरी इनपुट है और जाता हुआ फाइबर जो है वो मोटर इनपुट है. ठीक हो गया. नाउ द कोर्स ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व लीव्स द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पॉन्स एज ए स्मॉल मोटर रूट एंड अ लार्ज सेंसरी रूट. इसके 3 न्यूक्लियस हैं. द नर्व पासेस फॉरवर्ड out of the posterior cranial fossa and rest on the upper surface of the apex of the petrous part of the temporal bone. ये सब डिटेल अगर नहीं भी याद रहती तो it's fine. The large sensory root now expands to form the trigeminal ganglion. और ये जो trigeminal ganglion है, it lies on the pouch of dura mater which is called Meckel's clave. तो ये जो इतना बड़ा सा ganglion था जो इसके रास्ते में पड़ता है, this is present on the structure called Meckel's clave. अब ophthalmic, maxillary and mandibular, ये 3 इसकी branches हैं. They arise from the anterior border of the ganglion. The ophthalmic nerve which is called V1. V is for basically trigeminal nerve 5. क्योंकि ट्राइजेमिनल का नंबर क्या है? नर्व नंबर 5. तो 5 को हम रोमन में इसी तरह लिखते हैं ना, V. और 5 की पहली डिवीजन उसको हम नाम देते हैं V1. So that is the ophthalmic nerve. Contains only sensory fibers and leave the skull through the superior orbital fissure. Important information. Ophthalmic nerve जो इसका V1 division है उसमें सिर्फ sensory fibers हैं. ठीक है. The maxillary जो कि V2 है also contains only sensory information और ये निकलती है foramen rotundum से. और जो तीसरा division है which is the mandibular division, it is a mixed nerve fiber. Sensory fibers भी हैं, motor fibers भी हैं, and it leaves the skull through the foramen ovale. This is all very important information. The sensory fibers to the skin of the face from each division supply a distinct zone. जो यहाँ डायग्राम में बनाया हुआ है कि this is the territory of the V1 division, sensory supply, V2 division and V3. It's pretty clear, pretty sharply defined. There is no overlap of the dermatomes. Okay, and as noted previously, the motor fibers supply the mandibular muscles of mastication. ठीक हो गया. अब बात करते हैं abducens nerve की, which is cranial nerve 6. Abducens nerve is cranial nerve number 6, and you have to ask yourself, is it a motor nerve, is it a sensory nerve, or is it a mixed nerve? So abducens is a motor nerve, and actually it supplies a single group of muscle, which is the lateral rectus muscles of the eyeball, which actually turns the eye towards the lateral side. इसीलिए इसका नाम है lateral rectus. So अगर ये आपकी प्यारी प्यारी आँखियाँ हैं और आप इन आँखियों को लिटरली मूव करके किसी को देख रहे हैं, एक्चुअली दोनों आँखें तो एक साथ लिटरली नहीं मूव करेंगे, एक लेटरल मूव करेंगे तो दूसरी इस तरफ होगी, बट एनीवेज लिटरल मूवमेंट जो है दैट इज बिकॉज ऑफ द लेटरल रेक्टस एंड अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द एब्ड्यूसेंस नर्व. अब जाहिर है नर्व है तो इसका कोई न्यूक्लियस होगा. इसका न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द beneath the floor of the upper part of the fourth ventricle, close to the midline and beneath the colliculus fasciculus. इसकी लोकेशन है ये. In the diagram we have to locate it. Fourth ventricle, beneath the fourth ventricle floor, that is the area of nucleus for abducens nerve. अच्छा, अब हमें पता है कि जो भी ये nerve nucleus होते हैं इनको कोई ना कोई इनपुट होता है. So for example we know that cerebral cortex से इनको इनपुट आता है, from both the sides आता है. राइट साइड से भी आएगा, लेफ्ट साइड से भी आएगा. और ये वाला जो इनपुट है इसको हम, अब नाम याद हो चुका है हमें, दीज आर नोन एज कॉर्टिको, बिकॉज कॉर्टेक्स से आ रहे हैं. सो कॉर्टिको, एंड ये क्या है? न्यूक्लियस है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? न्यूक्लियर fibers. So these are called the corticonuclear fibers. They supply the same side of the nucleus, also to the opposite side of the nucleus. लेकिन ये जो abducens का nucleus है, it is special because it actually receives 3 inputs. एक तो इसको आता है input from the cerebral cortex, दूसरा इसको input आता है from some other area by the टेक्टोबल्बार फाइबर्स. अब ये जरा सुनने वाली बात है कि इसको 3 इनपुट्स आ रहे हैं. द न्यूक्लियस रिसीव्स आल्सो द अफरेंट फाइबर्स फ्रॉम द कॉर्टिकोन्यूक्लियर. ये तो इनपुट नंबर 1 हो गया जो
तमाम ही न्यूक्लियस को जा रहा है, ऑलमोस्ट जितने भी मोटर न्यूक्लियस हैं सबको कॉर्टेक्स से इनपुट जा ही रहा है, लेकिन इसके पास टेक्टोबल्बार इनपुट भी आ रहा है फ्रॉम द सुपीरियर कॉलिकुलस बाय विच इट इज एक्चुअली कनेक्टेड टू द विजुअल कॉर्टेक्स एरिया। सो ये जो टेक्टोबल्बार है ये इसको इस न्यूक्लियस को, एब्डुसेंस के न्यूक्लियस को कनेक्ट कर रहा है विजुअल कॉर्टेक्स के साथ। सो इसका मतलब ये है इट्स अ वेरी कोऑर्डिनेटेड इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ द आई बॉल जो कि विजुअल कॉर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है। हमने बहुत ज्यादा न्यूक्लियस ऐसे नहीं पढ़ने हैं अभी इस पूरी वीडियो में जिसमें मल्टीपल इनपुट्स हों। जहां मल्टीपल इनपुट्स हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से भी इनपुट आ रहा है, नंबर 2 विजुअल कॉर्टेक्स से भी इनपुट आ रहा है, और एक तीसरा भी इनपुट आ रहा है, वो सुनिए। द थर्ड इनपुट इज बाय द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल fasciculus. By the way of this fasciculus, the nucleus of the abducens nerve is connected with the nuclei of the third cranial nerve, fourth cranial nerve, eighth cranial nerve. Wow! So it is a very well connected nucleus. So ये जो fibers हैं green वाले, these are the medial longitudinal fasciculus, and by this connection, it is actually connected to third, fourth and eighth cranial nerve. So ये तीसरा input है. This is third input. तो तीन inputs आते हैं इस एक motor nucleus पर, और फिर ये इसके efferent fibers निकलते हैं from the pons, and they are being emerged as the abducen nerve। और ये nerve कहाँ जाएगी? only to the eyeball, cavernous sinus में से गुजरेगी, superior orbital fissure में से गुजरेगी और eyes तक पहुंचेगी, और eyes पे पहुंचने के बाद lateral rectus muscle को सप्लाई करेगी। सो pons से निकली, then cavernous sinus से गुजरेगी, superior orbital fissure और eye तक। ये इसका कोर्स है। सो abducens का कोर्स देखें क्या लिखा था? fibers of the abducens nerve pass anteriorly through the pons, emerges in the groove between the lower border of the pons and the medulla. It passes forward through the cavernous sinus. It is one of the structures passing through the cavernous sinus, below and lateral to the internal carotid. The nerve then enters the orbit through the superior orbital fissure and reaches the lateral rectus muscles, which turns the eye laterally. Simple stuff. Diagram ये अच्छे से समझ में आनी चाहिए भाई, important diagram है, ठीक है? So all this is very important discussion. So that's all about the abducens. अब हम बात करते हैं very important and a little complicated फेशियल नर्व। फेशियल नर्व जो है उसका नंबर है नंबर 7, दैट्स क्रेनियल नर्व नंबर 7, and it is a mixed type of nerve, जिसका मतलब ये है कि it contains motor fibers as well as sensory fibers. Okay, now इसके कौन कौन से न्यूक्लियाई हैं? Obviously चूंकि ये mixed nerve है तो इसमें motor nucleus भी होगा, there is a motor nucleus and there is a sensory nucleus, तो ये बात तो समझना बहुत आसान है। and it also contains a parasympathetic nucleus। ठीक है, तो तीनों न्यूक्लियस की डिटेल्स देखते हैं वन बाय वन, और आपको अब ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है कि न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट ये है कि if there is a nucleus, if it's a motor nucleus तो कॉर्टेक्स से या दूसरे पार्ट्स ऑफ द ब्रेन से फाइबर्स आएंगे इस न्यूक्लियस तक, afferent फाइबर्स, और फिर efferent फाइबर्स जाएंगे टू द इफेक्टर ऑर्गन। और अगर सेंसरी न्यूक्लियस है तो सेंसरी ऑर्गन से afferent फाइबर्स आएंगे टुवर्ड्स दिस न्यूक्लियस, एंड देन efferent विल गो समवेयर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो हम सबसे पहले देखते हैं कि फेशियल नर्व का जो मोटर न्यूक्लियस है उसकी क्या डिटेल्स हैं। द मेन मोटर न्यूक्लियस लाइज डीप इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द pons, द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस दैट सप्लाइज द मसल्स of the upper part of the face receives corticonuclear fibers. So from the cortex the fibers are coming, which are called the corticonuclear fibers. अभी डायग्राम में हम देखते भी हैं, and these fibers come from both the cerebral hemispheres. The part of the nucleus that supplies the muscles of the lower part of the face receives only one corticonuclear fibers from the opposite cerebral hemisphere only. Now that's an interesting story. देखें, जो फेस को, ऑब्वियसली ये जो फेशियल नर्व है इज गोइंग टू सप्लाई द मसल्स ऑफ फेस, ठीक है। अब जो फेस है उसको अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, अपर पार्ट ऑफ द फेस एंड लोअर पार्ट ऑफ द फेस, फॉर एग्जांपल दिस इज द डायग्राम एंड वी डिवाइड इट लाइक द अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट। सो वो नर्व फाइबर्स फेशियल नर्व के जो अपर पार्ट को सप्लाई कर रहे हैं, वहां उनको जो न्यूक्लियस है दे आर रिसीविंग कॉर्टिकल इनपुट फ्रॉम बोथ पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, लेकिन जो लोअर पार्ट को फाइबर सप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ ऑपोजिट साइड से कॉर्टेक्स का कंट्रोल है। दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट जब हम फेशियल नर्व पैल्सीज डिस्कस करेंगे मेडिसिन में, पर्टिकुलरली बेल्स पाल्सी की बात करेंगे और कुछ और डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, तब ये डिस्कशन दोबारा रिवाइव होगा कि विच पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स इज डीलिंग विद विच पार्ट ऑफ द फेशियल सप्लाई। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। These pathways explain the voluntary
control of the facial muscles. However, another involuntary pathway is also there which controls the emotional changes in the facial expression. Now, sometimes when you are sad, for example, or when you are extremely happy or excited, or there is an emotional phase, you cannot actually hide your facial expressions, and that is because of the involuntary pathway that we have, and this is not under our control. जो voluntary movement है muscles की, वो तो हमारे कंट्रोल में है. हम चाहें तो हंसें, हम चाहें तो गुब्बारे की तरह मुंह फुला लें, that sort of thing. लेकिन जो involuntary pathway है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. Okay, so that is largely connected with the emotional changes of the facial muscles. So if you look at the diagram here, so we are talking about the motor nucleus. So here is the motor nucleus, और ये जो motor nucleus है obviously दोनों साइड पर होगा. It is on the right side as well as on the left side. इस motor nucleus पर cortex से input आ रहा है, this from the same side, this from the opposite side, and both these are known as corticonuclear fibers because they are coming from the cortex going towards the nucleus. So corticonuclear fibers, ठीक है. So और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि this is from both sides of the cerebral hemisphere, right से भी आ रहा है, लेफ्ट से भी आ रहा है. सो इट सीम्स लाइक द मोटर न्यूक्लियस व्हिच इज सप्लाइंग द अपर पार्ट ऑफ द फेस, क्योंकि अगर लोअर पार्ट ऑफ द फेस होता उसका जो मोटर न्यूक्लियस है उसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स सिर्फ ऑपोजिट साइड वाला सप्लाई करता है, सेम साइड वाला नहीं करता. ओके, सो इफ जस्ट आई शो यू दिस डायग्राम एंड आई आस्क यू कि ये जो नर्व सप्लाई सर्किट है ये अपर फेस के लिए है, लोअर फेस के लिए, जस्ट बाय द फैक्ट कि आप देख रहे हैं कि इसमें ऑपोजिट साइड से भी फाइबर्स आ रहे हैं कॉर्टेक्स से और सेम साइड से भी आ रहे हैं, यू कैन टेल दैट दिस इज द अपर फेस सप्लाई. सो दैट्स द स्टोरी ऑफ द मोटर न्यूक्लियस. ऊपर से यहाँ पे afferent फाइबर्स आएंगे और efferent फाइबर्स ऐसे वाइंड अराउंड करके न्यूक्लियस ऑफ एब्डुसेंस नर्व, ये न्यूक्लियस ऑफ एब्डुसेंस नर्व है 6 नर्व का न्यूक्लियस, उसके इर्द गिर्द ऐसे चक्कर लगा के एंड देन इट कम्स आउट द फेशियल नर्व का मोटर फाइबर. सो दैट्स द मोटर फाइबर, ठीक है, मोटर कॉम्पोनेंट. Right, then there is a parasympathetic nucleus as well in the facial nerve, or parasympathetic nuclei lie posterolateral to the main motor nucleus. They are superior salivatory nucleus and lacrimal nucleus. ठीक है, ये दोनों nuclei are included in the parasympathetic gang. Now the superior salivatory nucleus receives afferent. हर देखो nucleus या किसी भी aggregation of cell bodies की जब बात करेंगे, so there will be some afferent, there will be some efferent. ये important बात है, ठीक है. अब इसमें afferent कहां से आ रहा है? The superior salivatory nucleus receives afferent from the hypothalamus, okay, through the descending autonomic pathway. Information concerning the taste is also received from the nucleus of the solitary tract from the mouth cavity. So these are all the important inputs to the parasympathetic nuclei. The lacrimal nucleus receives afferent fibers from the hypothalamus for emotional responses and from the sensory nuclei of the trigeminal. Trigeminal के हमने अभी मुख्तलिफ न्यूक्लियाई पढ़े थे, तो उसका जो sensory nucleus है उसमें से भी afferent आ रहा है, ठीक है, for the reflex जो कि lacrimal reflex कहलाता है, lacrimation, particularly if you irritate the cornea and conjunctiva. So let us see in the diagram where is the parasympathetic nucleus. So the parasympathetic nucleus is right here. This is posterolateral to the motor nucleus. ये motor nucleus है, उसके थोड़ा सा पीछे और lateral. This is the parasympathetic nucleus. और इस parasympathetic nucleus में कहाँ से fibers आ रहे हैं? That is then the main story that you should know. It is receiving fibers from the hypothalamic descending autonomic pathways, and then the fibers are controlling the emotional behavior. तो ये पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है, अभी इसकी फर्दर डिटेल्स भी हमने डिस्कस करनी है. देन देयर इज अ सेंसरी न्यूक्लियस, और सेंसरी न्यूक्लियस है तो ऑब्वियसली इसमें कहीं ना कहीं से सेंसेशन आ रही होगी. द सेंसरी न्यूक्लियस इज इन द अपर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस एंड लाइज क्लोज टू द मोटर न्यूक्लियस. सेंसेशंस ऑफ द टेस्ट travel through the peripheral axons of the nerve cell situated in the geniculate ganglion. So हर sensory input जो होता है उसका कोई बाहर there is a ganglion, जिस ganglion के अंदर वो fiber relay करते हैं और फिर information आगे की तरफ बढ़ती है. So that's how we discussed the same thing in all those nerves जिनमें sensory component था, ठीक है. फिर जो सेंट्रल प्रोसेस है वो साइनेप्स के बाद efferent फाइबर निकलते हैं, दे क्रॉस द मीडियन साइड ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड असेंड इन अ पाथवे एंड लैंड समवेयर. जैसे इस केस में इट लैंड्स इन द वेंट्रल पोस्टेरोमिडियल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस. मोस्ट ऑफ द असेंडिंग फाइबर्स अल्टीमेटली लैंड इन द थैलेमस, और थैलेमस से वो इंटरनल कैप्सूल के जरिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं टू डेजिग्नेटेड पार्ट्स ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. सो ये रूटीन सिस्टम है.
अब यहाँ देखते हैं कि वेयर इज द सेंसरी न्यूक्लियस और उसका पाथवे समझने की कोशिश करते हैं. सो द सेंसरी न्यूक्लियस इज राइट देयर एंड इट इज रिसीविंग इन्फॉर्मेशन द टेस्ट फाइबर्स एंड देन द सेकंड ऑर्डर फाइबर्स जो हैं फिर वो यहाँ से निकल के क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस करके दे आर गोइंग अपवर्ड एंड दे आर रिलेइंग इन द थैलेमस और थैलेमस से ये फाइबर्स फिर कॉर्टेक्स तक चले जाते हैं. सो दैट्स द सेंसरी पाथवे. सो देयर इज अ सेंसरी कॉम्पोनेंट एंड देन देयर इज अ मोटर कॉम्पोनेंट और ऑल्सो देयर इज अ पैरासिम्पैथेटिक कॉम्पोनेंट. सही हो गया. Parasympathetic component is dealing with the superior salivatory यानी saliva और saliva production and lacrimal यानी tear production. तो ये तीन न्यूक्लियाई हैं, मोटर न्यूक्लियस, सेंसरी न्यूक्लियस एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस. हर न्यूक्लियस का अपना डोमेन है. मोटर न्यूक्लियस जो है वो मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा और कौन से मसल्स ऑफ फेस ऑब्वियसली. पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूक्लियस है इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सैलिवेशन एंड लैक्रीमेशन और जो सेंसरी न्यूक्लियस है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट फाइबर्स. ठीक है. अब फेशियल नर्व का कोर्स क्या है, किस तरह से फेशियल नर्व ट्रैवल करती है. The facial nerve consists of, obviously अब तक हमने जितनी बात की है उससे आपको आइडिया हो गया, it contains a motor unit and a sensory unit. The fibers of the motor unit first travel posteriorly around the medial side of the abducens nucleus, then they pass around the nucleus beneath the inferior colliculus and emerge from the brain stem. तो ये जो मैंने आपको बताया था ना कि जो मोटर रूट है वो ऐसे abducens nerve के 6 nerve के nucleus के अराउंड ऐसे टर्न करती है और फिर बाहर निकलती है. So that's the route for the motor nerve. Sensory node जो है which is also called the nervus intermedius is formed of the central processes of the unipolar cells of the geniculate ganglion. So there is a geniculate ganglion और वो geniculate ganglion जो है it is responsible for the incoming sensory fiber. So here will be a geniculate ganglion. जैसे trigeminal में ganglion था, बिल्कुल ऐसे geniculate ganglion है जो बाहर से taste fibers आ रहे हैं उनको यहाँ रिले करके और फिर एक central process भेजता है towards the sensory nucleus. Right? Okay, it also contains different preganglionic parasympathetic fibers from the parasympathetic nuclei. The two roots. अब ये जो parasympathetic nucleus से fibers निकल रहे हैं, these are all the preganglionic fiber. क्योंकि कहीं towards the organ के नज़दीक there will be a ganglion जिसमें ये fibers आकर के synapse करेंगे और फिर वहाँ से short post ganglionic fibers निकलेंगे. तो ये parasympathetic fibers भी sensory route में travel करते हैं. और फिर ये जो दोनों roots हैं of the facial nerve, they emerge from the anterior surface of the brain between the pons and the medulla. They pass laterally in the posterior cranial fossa with the vestibulochochlear nerve. ठीक है. और फिर ultimately it enters the internal acoustic meatus जो कि temporal bone के Peters part का एक component है. At the bottom of the meatus the nerve enters the fascial canal, runs laterally through the inner ear. On reaching the medial wall of the tympanic cavity the nerve expands to form the geniculate ganglion. ये वो ganglion है जिसमें sensory fibers relay करते हैं, उनकी cell bodies होती हैं यहाँ पर. And turn sharply backward above the promontory at the posterior wall of the tympanic cavity. The facial nerve turns downward on the medial side of the aretus to the mastoid antrum and descend behind the pyramid and emerges from the stylomastoid foramen. So बहुत सारी information वो है जो अगर आप नहीं भी याद रखते तो it's fine, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको याद रखनी है. पर्टिकुलरली ये निकलती कहाँ से है, बिटवीन द पॉन्स एंड द ब्रेन के जो पार्ट जहाँ से ही निकल रही है, मेडुला, पॉन्स एंड मेडुला के बीच से ही निकल रही है फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस. फिर ये किस नर्व के साथ ट्रैवल कर रही है, अकॉस्टिक मियाटस में जा रही है, मीडियल साइड ऑफ द पूरे एयर की इसके साथ रिलेशंस इंपॉर्टेंट है और एयर के साथ जो फेशियल कैनाल से ये गुजर रही है. देन टिम्पैनिक कैविटी के मीडियल वॉल पर है ये सब इंपॉर्टेंट बातें. जेनिकुलेट गैंग्लियन बना रही है, मेस्टोइड एंट्रम और स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन. दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू. तो दैट्स अबाउट द फेशियल नर्व स्टोरी. ओके, सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज द फेशियल नर्व इन द फेशियल कैनाल, देन द डिफरेंट ब्रांचेस, सेंसरी रूट, मोटर रूट, एंड दे सप्लाई ऑब्वियसली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट मसल्स. सो द बेसिक कॉन्सेप्ट कि फेशियल नर्व के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, सेंसरी एंड मोटर, एंड ये जो न्यूक्लियाई हैं ये आपको याद रखने हैं. मैं बार बार स्टूडेंट को समझाता हूँ कि देखो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ लोगे तो ये न्यूरोएनाटमी समझना आपके लिए कोई मेजर मसला नहीं है. सो ट्राई टू इमेजिन कि दिस इज अ मोटी सी फेशियल नर्व, इसी के अंदर सेंसरी फाइबर भी हैं, इसी के अंदर मोटर फाइबर भी हैं. सेंसरी फाइबर यूं जा रहे हैं, मोटर फाइबर यूं आ रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर यूं जा रहे हैं. सो ये आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, फिर एग्जैक्ट रूट पता होना चाहिए कि जो सेंसरी फाइबर जा रहे हैं तो वो पहले रिले करेंगे एक गैंग्लियन में, उस गैंग्लियन से वो ऊपर ट्रैवल करेंगे एक्सॉन्स, और अब सेंसरी न्यूक्लियस में बात आएगी, फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्रॉस करेगा टूवर्ड्स द थैलेमस और फिर थैलेमस से जाएगा इनटू द कॉर्टेक्स. तो ये पूरा रूट पता होना चाहिए. इसी तरह जो मोटर फाइबर्स हैं उनका रूट क्या है, मोटर फाइबर्स का रूट ये है कि द मैसेजेस आर कंट्रोल्ड बाय द कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स से इस साइड का कॉर्टेक्स भी, उस साइड का कॉर्टेक्स भी, मोटर न्यूक्लियस.
और यहाँ से फिर ये इफरेंट फाइबर्स निकले क्रॉस करके एब्ड्यूसेंस नर्व के न्यूक्लियस को, दे एग्जिट। तो सेम नर्व है, उसी में जाते हुए फाइबर हैं टुवर्ड्स द ब्रेन, आते हुए फाइबर्स हैं फ्रॉम द ब्रेन एंड फ्रॉम द पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस। सो पैरासिम्पैथेटिक की स्टोरी ये है कि जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन होगा उसमें से न्यूक्लियस होगा, उसमें से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे, ट्रैवल करेंगे, और जो गैंग्लियन आएगा नियर दी ऑर्गन्स, इस गैंग्लियन में साइनैप्स करेंगे, इस गैंग्लियन से फिर शॉर्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे और वो सप्लाई करेंगे लैक्रिमल ग्लैंड और सलेवरी ग्लैंड्स को। सो दैट्स द सॉर्ट ऑफ स्टोरी कि तीनों तरह के फाइबर्स, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर, सेंसरी फाइबर, मोटर फाइबर कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, ये सारी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो मोटर न्यूक्लियस है वो मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को सप्लाई कर रहा है, ऑरिकुलर मसल्स को सप्लाई कर रहा है, विच आर काइंड ऑफ रुडिमेंट्री मसल, इनका क्या काम है मुझे नहीं पता। स्टेपीडियस को सप्लाई कर रहा है पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक स्टाइलोहाइवाइड। जो सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस है, इट सप्लाइज द सलेवरी ग्लैंड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल और नेजल पैलेटाइन ग्लैंड्स को भी। और जो लैक्रिमल न्यूक्लियस है, ये हम पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं, दे सप्लाई द लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल न्यूक्लियस। और जो सेंसरी न्यूक्लियस है, इट रिसीव द टेस्ट फाइबर कहां से, फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड द पैलेट। सो 3 न्यूक्लियाई हैं फेशियल नर्व के, द मोटर न्यूक्लियस, द पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई एंड द सेंसरी न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये फेशियल नर्व की कहानी खत्म हुई। अब इसके बाद कौन सी नर्व आएगी, ज़ाहिर 7 के बाद नंबर 8 आना है। सो दिस इज नाउ नर्व नंबर 8 विच इज नोन एज वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व। नाउ द वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व is typically is composed of 2 distinct components, और वो है वेस्टिबुलर नर्व और कॉक्लियर नर्व। तो ये 2 नर्व्स हैं, एक्चुअली एक नर्व नहीं है। तो अगर इनको अलग अलग कर दें तो फिर आपकी 13 क्रेनियल नर्व्स हो जाएंगी 12 के बजाय, बट दीज आर बोथ कंसिडर्ड टुगेदर बिकॉज इनका जो फंक्शन है वो क्लोजली रिलेटेड है एयर के साथ। अब एयर का काम हेयरिंग भी है और बैलेंस भी है, तो इनमें से एक कंपोनेंट जो है वो बैलेंस को कवर करता है, एक कंपोनेंट हेयरिंग को कवर करता है। इन दोनों नर्व्स को मिलाकर हम क्या नाम देते हैं, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, ठीक है। एंड दे आर बोथ कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ afferent इंफॉर्मेशन, सो काइंड ऑफ सेंसरी इनपुट फ्रॉम द इंटरनल एयर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो पहला कंपोनेंट है विच इज द वेस्टिबुलर नर्व, उसको स्टडी करेंगे, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, देन देयर विल बी ऑब्वियसली द सेकंड कंपोनेंट विच इज द कॉक्लियर नर्व। सो लेट्स टॉक अबाउट द वेस्टिबुलर कंपोनेंट। अब जो वेस्टिबुलर नर्व है, इट कंडक्ट्स नर्व इंपल्सेस फ्रॉम द उट्रिकल एंड द सैक्यूल। इनर ईयर के डिफरेंट पार्ट्स आपको याद होने चाहिए, नहीं याद तो मेरी वीडियो देख लीजिए प्लीज, जिसमें हमने एनाटमी ऑफ एयर पढ़ा हुआ है। सो उट्रिकल और सैक्यूल से फाइबर्स आएंगे। सो लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जांपल, दिस इज शोइंग द वेस्टिबुलर नर्व। तो उट्रिकल और सैक्यूल, सो देयर आर सेमी सर्कुलर कैनाल्स, उट्रिकल एंड सैक्यूल, यहां से इनपुट जाएगा into the vestibular nerve, ठीक है। They provide information concerning the position of the head. The nerve also conduct the impulses from the semicircular canals that provide information concerning the movement of the head also. अब the nerve fibers of the vestibular nerve are the central processes of the nerve cells located in the vestibular ganglion, which is situated in the internal acoustic meatus. They enter the anterior surface of the brainstem in a groove between the lower border of the pons and the medulla. When they enter the vestibular nuclear complex, the fibers divide into short ascending and long descending fibers. A small number of fibers pass directly to the cerebellum through the inferior cerebellar peduncle by passing the vestibular nucleus. तो कहानी सारी ये हो रही है कि there is a vestibular nuclear complex, और ये है semicircular canals and the utricle and the saccule. ये सारी जो चीज़ है ना, this organ of inner ear is basically associated with the balance of the body. So it talks about the position of head, हमारा equilibrium, हमारी positioning, यहाँ से ये information जाती है into the vestibular nerve. और ये जो vestibular nerve है, this basically ये देखो इस तरह जो neurons हैं, उनका एक axonal process या dendritic process इस तरफ है सेमी सर्कुलर कैनाल्स की तरफ, और दूसरा एक सेंट्रल प्रोसेस है जो जाएगा और डायरेक्टली जाके इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा वेस्टिबुलर न्यूक्लियस तक। अब इस वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से जो, तो ये कौन से वाले फाइबर्स हो गए, दीज आर ऑल कॉल्ड द आफ्रेंट फाइबर्स। तो ये आफ्रेंट फाइबर्स आए टुवर्ड्स द वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। अब इससे बहुत सारे फाइबर्स निकलेंगे। देयर आर फाइबर्स व्हिच आर गोइंग टू द सेरिबेलम वाया द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। देयर आर फाइबर्स व्हिच आर गोइंग टू द थैलेमस एंड देन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। देयर आर फाइबर्स व्हिच आर गोइंग टू द मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल fasciculus. There are fibers which are going to the vestibulospinal and the vestibular. So ये जो fibers cerebellum जा रहे हैं, cortex जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, all these fibers are called efferent fibers, ठीक है। तो ये है efferent fibers. Now let's read about it. The vestibular nuclear complex. This complex consists of a group of nuclei situated beneath the floor. और इसमें कौन कौन से, ये जो पूरा vestibular nuclei है, it's a complex. और इस complex में क्या क्या शामिल है, इसमें lateral vestibular nucleus है, superior vestibular nucleus है,
मीडियल है और इन्फीरियर है, लेटरल है तो ज़ाहिर मीडियल भी होगा, सुपीरियर तो ज़ाहिर इन्फीरियर भी होगा। द वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई रिसीव afferent fibers from the otricle and the saccule and the semicircular canal, यानी ये जो वेस्टिबुलर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है इसमें इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? इट इज रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इनर एयर, otricle, saccule and the semicircular canals. एंड द फाइबर्स फ्रॉम जाएंगे, कुछ फाइबर्स यहाँ नहीं रिले करते, डायरेक्टली चले जाते हैं डायरेक्ट सेरिबेलम तक, ऐसा भी होता है। इफरेंट फाइबर्स फ्रॉम द न्यूक्लियाई पास इनटू डिफरेंट चैनल्स, सो दे आर गोइंग टू द cerebellum number 1, they are also going to the vestibulospinal tract for example, they also pass to the nuclei of the oculomotor, trochlear, abducens, medial longitudinal fasciculus के जरिए। These connections enable the movement of the head and the eyes to coordinate with each other। हमारा जो balance है it is all related with, अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल शिमला वगैरह आप गए हैं, अगर आप बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं और पहाड़ी इलाके हैं तो गाड़ी आपकी गोल गोल घूम रही है, आप देख रहे हैं बाहर और आपको वॉमिट सा फील होता है। रीज़न उसका ये है क्योंकि आपकी आइज़ भी देख रही हैं, कोऑर्डिनेट कर रही हैं उस कंटिन्यूसली मूविंग सिनेरियो को, और फिर आपकी जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स और ओट्रिकल और सैक्यूल हैं इनमें जो लिक्विड है वो इधर उधर जा रहा है। सो योर इनपुट इज़ बिजार नाउ, और जो आपके बैलेंस का इनपुट आ रहा है उसकी वजह से आपको वॉमिट फील हो रहा है, नॉजिया फील हो रहा है। सो दे आर the visual pathways and this pathway, they are very much connected. So balance की information into the afferent fibers, into the vestibular nucleus, and then a lot of different efferent fibers. ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई। असेंडिंग फाइबर्स ऑल्सो पास अपवर्ड टू द वेस्टिबुलर सेरेब्रल कॉर्टेक्स जाते हैं, ये बात हम कर चुके हैं, इनटू द पोस्ट सेंट्रल गायरस। दे ऑल्सो रिले इन द थैलेमस एंड देन आफ्टर रिलेइंग इन द थैलेमस दे गो टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज इस एक पर्टिकुलर डायग्राम पे मैंशनड हैं। आप अगर जनरल कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि आपने स्टडी करना कैसे है तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। सो यू विल ईजिली नो कि ओके दैट्स द वे टू स्टडी। इफ देयर इज अ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का अगर मोटर न्यूक्लियस है तो ऐसे कोई आफ्रेंट फाइबर होगा और ऐसे कोई इफरेंट फाइबर होगा। अगर कोई सेंसरी न्यूक्लियस है तो यूं आता हुआ आफ्रेंट फाइबर और यूं ब्रेन की तरफ जाता हुआ इफरेंट फाइबर। दैट्स द जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर क्रेनियल नर्व्स। तो वेस्टिबुलर बात समझ में आ गई, एसोसिएटेड विद द बैलेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉक्लियर नर्व। जो कॉक्लियर नर्व है, तो हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं क्रेनियल नर्व 8 की, जिसका नाम है वेस्टिबुलोकॉक्लियर। उसका वेस्टिबुलर कंपोनेंट हमने कर लिया डिस्कस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉक्लियर कंपोनेंट। जो कॉक्लियर कंपोनेंट है ये बेसिकली हेयरिंग के साथ एसोसिएटेड है। इसका काम है टू रिसीव द इनपुट as it is generated from the organs of corti in the cochlea. So cochlea से input आ रहा है और हम आवाज सुन रहे हैं basically. The fibers of the cochlear nerve are in the central process of the nerves located in the spiral ganglion of the cochlea. They enter the anterior surface of the brainstem at the lower border of the pons and the lateral side of the emerging facial nerve by the vestibular. On entering in the pons, the nerve fibers divide with one branch entering the posterior cochlear nucleus and the other one entering into the anterior cochlear nucleus. So if you again now look at this diagram, यहाँ पे जो vestibular component है उसको minimize कर दिया, ख़त्म कर दिया, सारी चीज़ें उड़ा दी। There you cannot see the vestibular nucleus. लेकिन अब आप देख रहे हैं, you are looking at the cochlear input. So cochlea से आपको input मिल रहा है, organs of corti। और ये जो ऑर्गन्स ऑफ कोर्टाई हैं इनसे इंफॉर्मेशन जा रही है वाया दीज नर्व फाइबर्स which are fibers in the cochlear nerve, और there is a ganglion, spiral ganglion, वहाँ वो रिले करते हैं। इनकी सेल बॉडीज यहाँ पड़ी हुई हैं और यहाँ से फिर जो afferent fibers हैं they continue towards two nuclei। एक anterior cochlear nucleus है this one, और एक posterior। आप देख रहे हैं fibers are going in the anterior cochlear nucleus as well as in the posterior cochlear nucleus। और ये anterior और posterior cochlear nucleus से फिर fibers आते हैं into the posterior nucleus of the trapezoid body and the superior olivary nucleus। ये fibers देखें, anterior cochlear से भी यहाँ आ गए, posterior cochlear से भी यहाँ आ गए। They also cross to the opposite side from both the cochlear nuclei। posterior cochlear से भी same side पे भी synapse कर रहा है, opposite side पे भी synapse कर रहा है। और फिर ये जो fibers हैं they are going towards in the form of lateral lemniscus and they travel upward। और lateral lemniscus कहीं कहीं बीच में there is a ganglion और वहाँ पे synapses हो रहे हैं। sometimes this is called nucleus of lateral lemniscus, इसका अपना nucleus है। so ये lateral lemniscus क्या करता है? ये ऊपर जाता है और different parts से connect होता है। it connects with the medial geniculate body for example, it connects with the inferior colliculus of the midbrain में entry होती है। it also raises up to the higher centers of the cerebral cortex, particularly the auditory cortex।
क्यों? क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन है क्या, ये चक्कर सारा क्या है? ये चक्कर सारा है कि हम जो आवाज़ें बन रही हैं उनको सुने, जो हमारी सुनने की कैपेसिटी है वो इसी तरह है ना। यहाँ से इनपुट आया थ्रू दी कॉक्लियर नर्व, वो गया इनटू द पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस, इनटू द इंटीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस, उसके बाद ट्रेपेजॉइड बॉडी, उसके बाद लेटरल लिम्निस्कस, इनटू द मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, अल्टीमेटली टू द कॉर्टेक्स जिसका काम है ऑडिटरी सिस्टम को प्रोसेस करना। सो दैट्स हाउ इट इज रीचिंग अप देयर, ठीक है। और ये सारी डिटेल्स फिर यहाँ लिखी हुई हैं कॉक्लियर नर्व न्यूक्लियाई की। ट्रेपेजॉइड बॉडी में आता है और लेटरल लिम्निस्कस के तौर पे असेंड करता है, एंड मीडियल जेनिकुलेट के साथ भी लिंक करेगा, और इंटरनल कैप्सूल के जरिए इट विल रीच टू द प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स विच इज ब्रोका एरिया 41 and 42. So all this that we have discussed on this diagram is chalked out in the text here. Now nerve impulses from the ear are transmitted along the auditory pathway on both sides of the brain stem. Okay, ये कोई ऐसी high yield बात नहीं है. Now descending auditory pathway, ये भी सुने। अब तक जो हम बात कर रहे थे, दिस इज ऑल द सेंसरी पाथवे जो ऊपर की तरफ जा रहा है, बट देयर आर ऑल्सो डिसेंडिंग फाइबर्स। दे ओरिजिनेट इन द ऑडिटरी कॉर्टेक्स एंड इन सम अदर न्यूक्लियाई, और ये these fibers are bilateral and end on the nerve cells at different levels of the auditory pathway and on the hair cells of the organ of corti. So ये ultimately ये ऊपर से मतलब इस एरिया से जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है यहाँ से ट्रेवल करके दे कम डाउन एंड अल्टीमेटली दे गो टू दी ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई तक पहुँचते हैं। अच्छा, ये इतना इसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है कि ये इसका रूट एग्जैक्टली क्या है, किस न्यूक्लियस में रिले करता है, बट इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज डिसेंडिंग पाथवेज जो कॉर्टेक्स से आ रहे हैं ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई तक, उनका काम है फर्दर फाइन ट्यूनिंग, शार्पनिंग, सप्रेसिंग ऑफ द सिग्नल्स, साउंड सिग्नल्स को बेसिकली कंट्रोल करना। ठीक है, अब ये था वेस्टिबुलर कंपोनेंट जो बैलेंस को कंट्रोल करता है, और ये फिर हमने बात की कॉक्लियर कंपोनेंट की जो कंट्रोल करता है हेयरिंग को। इसका कोर्स क्या है? द वेस्टिबुलर एंड द कॉक्लियर पार्ट्स ऑफ द नर्व लीव द एंटीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेन बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ द pons एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा. दे रन लेटरली इन द पोस्टीरियर cranial fossa एंड एंटर द इंटरनल acoustic meatus along with the facial nerve. फेशियल नर्व के साथ, ठीक है, फेशियल नर्व नंबर 7 है, ये नंबर 8 है, तो साथ साथ चल रहे हैं इन द इंटरनल अकॉस्टिक मियरस, एंड द फाइबर्स आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंटरनल एयर. सो दैट्स ऑल अबाउट द वेस्टिबुलोकॉक्लियर पाथवेज. ठीक हो गया. अब मुझे बात करनी है आपसे अबाउट द क्रेनियल नर्व 9 which is the glossopharyngeal nerve. It is also a mixed nerve. It also contains a motor component as well as a sensory component. अब जैसे हमारा जेनरिक प्रिंसिपल है, हम सबसे पहले ये देखते हैं किसी भी क्रेनियल नर्व में न्यूक्लियस कितने हैं. सो देयर आर 3 न्यूक्लियाई. चूंकि ये मिक्स नर्व है तो इसमें मोटर न्यूक्लियस भी होगा. सो देयर इज अ मोटर न्यूक्लियस, देयर इज अ सेंसरी न्यूक्लियस एंड देयर इज अ पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस. जो मेन मोटर न्यूक्लियस है, द फर्स्ट न्यूक्लियस, इट लाइज डीप इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड इट रिसीव्स कॉर्टिको-न्यूक्लियर फाइबर्स फ्रॉम बोथ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. और जो इफरेंट फाइबर्स हैं, दे सप्लाई टू द स्टाइलोफैरिंजियस मसल. सो इफ यू लुक एट द डायग्राम हियर, दिस इज काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम हियर, पब्लिशिंग प्रिंटिंग का मसला. बट एनीवेज, अभी तक हमने इतने इस तरह के ट्रैक्स देखेंगे, अब जो मैं आपको समझाऊंगा यू विल इजीली अंडरस्टैंड और इमेजिन कर सकते हैं आप. सो हियर इज व्हाट वी से द मोटर न्यूक्लियस, और जो मोटर न्यूक्लियस होगा उसमें इनपुट आ रहा है फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द सेम साइड एज वेल एज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द ऑपोजिट साइड. तो ये वाले फाइबर्स कहलाएंगे यू नो ऑब्वियसली कॉर्टिको न्यूक्लियर पाथवेज. ठीक है, ये कॉर्टिको न्यूक्लियर इनपुट है, और फिर यहाँ से जो इफरेंट फाइबर यानी जो नर्व निकलेगी दैट विल गो टू सप्लाई द स्टाइलोफैरिंजियस. सो देयर आर afferent fibers from the cortex and efferent fiber which goes in supply the stylopharyngeus. So that's the main motor nucleus. ठीक है, the main motor nucleus lies deep to the reticular formation. ये बात हमारी हो गई. It receives cortico-nuclear fibers and the efferent fibers go to supply the stylopharyngeus. सही हो गया. अब जो parasympathetic nuclei हैं, it's also called the inferior salivatory nucleus. It receives, और यहाँ पे let me show you, here is the inferior salivatory nucleus which is receiving input from the descending autonomic pathway. और ये यहाँ पे बात लिखी हुई, it receives afferent fibers from the hypothalamus in the form of descending autonomic pathway. It also is thought to receive information from the olfactory system through the reticular formation. Information concerning the taste is also received. ठीक है, तो ये जो parasympathetic nucleus
से इसमें मल्टीपल इनपुट्स हैं, so there are multiple inputs there. और इसके जो efferent है, efferent fibers will obviously be the preganglionic fibers. यहाँ से fibers निकलेंगे and they will enter, they will exit along with the glossopharyngeal nerve. और ये fibers कौन से होंगे? Preganglionic. They will go near the organ. There will be a ganglion जिसमें ये synapse करेंगे और फिर post ganglionic fibers निकलेंगे और वो post ganglionic fibers supply करेंगे to the parotid salivary gland. ठीक है? So the efferent preganglionic parasympathetic fibers reach the otic ganglion through the tympanic branch of the glossopharyngeal nerve और ये otic ganglion से निकलेंगे post ganglionic fibers which will supply the parotid gland. ठीक. तीसरा न्यूक्लियस कौन सा है? सेंसरी न्यूक्लियस. सेंसरी न्यूक्लियस ऑब्वियसली इज अ न्यूक्लियस जिसमें अफरेंट आएगा फ्रॉम समवेयर कैरिंग द सेंसेशन और वो जो सेंसरी न्यूक्लियस है इट इज पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस. सो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस का जो दिस विल बी द सेंसरी न्यूक्लियस. इसमें फाइबर्स आएंगे फ्रॉम the tongue, for example, the taste fibers. They will first have the cell bodies in a ganglion of the glossopharyngeal nerve और फिर ये fibers एंटर होंगे इनटू द सेंसरी न्यूक्लियस. यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्रॉस करेगा, दे गो इनटू द थैलेमस एंड देन अल्टीमेटली टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. सो दैट्स द रूट. इजी. आफ्रेंट इंफॉर्मेशन दैट कंसर्न्स द कॉमन सेंसेशन आल्सो एंटर द ब्रेन स्टेम. तो ये तो वो था जो टेस्ट फाइबर्स को लेके आ रहा था जिसकी हमने बात की, टेस्ट फाइबर्स जो अल्टीमेटली सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंच जाते हैं. बट देयर आर आल्सो कॉमन सेंसेशंस. दे एंटर द ब्रेन स्टेम थ्रू द सुपीरियर गैंग्लियन ऑफ द ग्लोसोफैरिंजियल नर्व बट एंड्स इन द स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल. ये मजे की बात है. एंटर हो रहे हैं एज पार्ट एंड कॉम्पोनेंट ऑफ द ग्लोसोफैरिंजियल नर्व बट वो लैंड कर रहे हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, स्पाइनल न्यूक्लियस. इसी तरह इट इज ऑल्सो कनेक्टेड, सम ऑफ द सेंसेशन फाइबर्स आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द वेगस नर्व. इसीलिए जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल की बात होती है फॉर द कैरोटिड साइनस रिफ्लैक्स, ग्लोसोफैरिंजियल नर्व इज ऑल्सो कंसर्न्ड विद दिस बिकॉज ये फाइबर्स सेंसरी इनपुट के आते हैं वाया द सेंसरी फाइबर्स ऑफ द ग्लोसोफैरिंजियल नर्व लेकिन एंड कर जाते हैं वेगस के न्यूक्लियस पे और ट्राइजेमिनल के न्यूक्लियस पे. सो दिस इज अ नास्टी थिंग दैट द सेंसरी फाइबर्स ऑफ ग्लोसोफैरिंजियल आर एक्चुअली डूइंग. और इस नर्व का कोर्स क्या है? The glossopharyngeal nerve leaves the anternatural surface of the upper part of the medulla oblongata as series of rootlets. Well, this is not a very high yield information but then इसकी कुछ बातें हैं कि it leaves the skull through the jugular foramen. ये foramen तो must know है. कौन सा foramen कौन सी नर्व को रास्ता दे रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. द सुपीरियर एंड इंफीरियर गैंग्लियन इस जगह पर होते हैं, ये भी कोई ऐसी बात नहीं. द नर्व देन डिसेंड थ्रू द अपर पार्ट ऑफ द नेक इन कंपनी विद द इंटरनल जुगुलर वेन and internal carotid artery and reaches to the stylopharyngeus muscle जिसको ये सप्लाई करती है. The nerve then passes forward between the superior and the middle constrictor muscles of the pharynx to give the sensory branches to the posterior third of the tongue. ये sensory territory है और ये motor territory है. That's all about the glossopharyngeal nerve. देखें general principles आपने सीख के रखने हैं कि न्यूक्लियस है, मोटर न्यूक्लियस है तो ऊपर से afferent कौन से आ रहे हैं, CNS से बाहर efferent कहाँ जा रहे हैं, और अगर ये sensory है तो सेंसरी इनपुट आफ्रेंट की कहां से आ रही है और सीएनएस के कौन से पार्ट तक इफरेंट इनपुट जा रहा है. सो ग्लोसोफैरिंजियल नर्व हो गई. अब मुझे बात करनी है वेगस नर्व. सो इफ नाउ वी टॉक अबाउट वेगस नर्व तो सबसे पहले अगेन आस्क योरसेल्फ कि वेगस नर्व का नंबर क्या है. इट्स क्रेनियल नर्व 10. और ये किस किस्म की नर्व है? इज इट सेंसरी और मोटर और मिक्स्ड? सो इट्स अ मिक्स्ड नर्व. देयरफॉर इट कंटेन्स मोटर कंपोनेंट एज वेल एज सेंसरी कंपोनेंट. इसीलिए इसके जो न्यूक्लियस होंगे, अब ये जनरल प्रिंसिपल तो आपको पता ही है कि जो भी क्रेनियल नर्व है उसके ब्रेन में कुछ न्यूक्लियाई हैं और फिर पेरिफेरल नर्व है. तो वेगस नर्व के जो न्यूक्लियाई होंगे ब्रेन में, ऑब्वियसली देयर विल बी अ मोटर न्यूक्लियस, देयर विल बी अ सेंसरी न्यूक्लियस जो मोटर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा. एंड देन इन द वेगस नर्व देयर इज ऑल्सो अ पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस. तो ये तीन तरह के वेगस के न्यूक्लियस हैं हमारे ब्रेन के अंदर, और वो क्या क्या हैं? देयर इज अ मोटर न्यूक्लियस, द मेन मोटर न्यूक्लियस, एंड देन देयर इज अ सेंसरी न्यूक्लियस एंड देयर इज ऑल्सो एडिशनली अ पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस. तो ये तीनों न्यूक्लियस आपको क्लियर होने चाहिए. मैं आपको अगर ये डायग्राम दिखाऊं, सो लुक हियर. इस डायग्राम में आपको तीनों न्यूक्लियस देखें. जब कभी हम कहते हैं कि देयर इज अ न्यूक्लियस तो आपको पता होना चाहिए इस न्यूक्लियस में कौन सा फाइबर आ रहा है, कहाँ फाइबर जा रहा है. दैट्स द जॉब ऑफ द न्यूक्लियस ना. ये रिले सेंटर है. तो वन बाय वन हम एक एक न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल सी कि उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस का काम क्या है. सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द मेन मोटर न्यूक्लियस. देखें मैं डायग्राम पे दिखा देता हूं फिर आपको समझा दूंगा.
Here, this is the main motor nucleus of vagus nerve. ठीक है, इसके पास inputs कहाँ से आ रहे हैं? They are coming from the cerebral cortex via these fibers. ये same side का input भी आ रहा है इसमें, from the same side cerebral cortex. It is coming to the motor nucleus and also from the opposite side by the cross fibers. तो ये inputs इसमें आ रहे हैं from the corticonuclear fiber. ये fibers जो हैं, these fibers will be known as corticonuclear fiber because this is the cortex, so cortico, and this is the nucleus, nuclear, corticonuclear fiber. ये fibers यहाँ आएंगे और these are also called then the first order neurons. और ये first order neurons यहाँ synapse करेंगे and then there will be there might be internuncial neuron, second order neuron, और इस synapse के बाद जो efferent fibers हैं, the efferent fibers will go towards the effector organ, और इस केस में effector organ है the constrictor muscles of the pharynx. So you see, this is the motor nucleus getting the information from the cerebral cortex and sending the information to the constrictor muscles of the pharynx. तो ये जो आप पूरा गोला देख रहे हैं, ये this is all the vagus nerve. यानी बेसिकली आपको जो एक नर्व नजर आ रही होती है, वो दिखने में तो ऐसे सिंपल एक येलोइश वाइटिश स्ट्रक्चर होता है जो आपको नजर आता है. सो दैट बिग मोटी सी नर्व, ये पूरी नर्व है वेगस नर्व. लेकिन इस एक वेगस नर्व में देयर आर सेंसरी फाइबर्स जो ऊपर जा रहे होंगे, देयर आर मोटर फाइबर्स जो ऊपर से नीचे जा रहे होंगे, एंड देन देयर इज अ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर ड्राइव जो ऊपर से नीचे जा रही होगी इस तरह. सो इस एक नर्व के अंदर ये तीनों फाइबर्स हैं. ठीक है, तो हम वन बाय वन एक एक फाइबर को डिस्कस कर रहे हैं. द फर्स्ट थिंग वी डिस्कस्ड वाज द मोटर न्यूक्लियस, जिसमें कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन आई और ये इंफॉर्मेशन आगे भेज दी गई कहाँ? टुवर्ड्स द कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स ऑफ द pharynx. सो दिस इज द मेन मोटर न्यूक्लियस. द मेन मोटर न्यूक्लियस इज लाइंग डीप in the reticular formation of the medulla oblongata, इसमें मौजूद होता है ये, and it is formed by the nucleus ambiguous. So nucleus ambiguous जो है that contains the motor nucleus for vagus. It receives corticonuclear fiber from both cerebral hemispheres. यहाँ मैंने आपको बताया from the same side as well as from the opposite side. It receives fibers from the cortex. और जो efferent fibers हैं वो कहाँ supply करते हैं? They go and supply the constrictor muscles of the pharynx. So that's the job. Also the intrinsic muscles of the larynx. So pharynx and larynx supplied by the vagus. Okay. अगला जो फाइबर मुझे फाइबर्स डिस्कस करने हैं, दैट इज emerging from the parasympathetic nucleus. और जो parasympathetic nucleus है वेगस का, मैंने आपको बताया there are three nuclei. There is a motor nucleus, there is a parasympathetic nucleus, and then there is a sensory nucleus. So जो parasympathetic nucleus है, it forms the dorsal nucleus of the vagus and lies beneath the floor of the lower part of the fourth ventricle. It receives, so first of all let's see the location. This is the parasympathetic nucleus of the vagus. इसमें फाइबर्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कौन इस तक इनपुट दे रहा है और फिर इसमें से फाइबर्स कहाँ जा रहे हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट. सो इट रिसीव्स अफरेंट फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड फ्रॉम द डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक पाथवे. सो हाइपोथैलेमस इसको इनपुट दे रहा है इन फाइबर्स के जरिए. दीज इंफॉर्मेशंस आर कमिंग हियर एंड देन गोइंग आउट टू वेयर इफरेंट फाइबर्स किधर जाते हैं. सो द इफरेंट फाइबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन, टू द इनवॉलंटरी मसल्स ऑफ द ब्रोंकस, of the heart, of the esophagus, stomach, small intestine, large intestine, as far as the distal third of the transverse colon. So what an important distribution of parasympathetic supply by the vagus nerve. So ये जो पूरी, मैंने आपसे बार बार कह रहा हूँ ना कि इस पूरी मोटी सी जो नर्व हमको नजर आती है whitish yellowish किस्म की, जिसको हम नाम देते हैं cranial nerve 10 vagus, इसको अगर खोल खोल के अलग अलग करके देखें तो इसमें बहुत सारे फाइबर्स हैं. इसमें मोटर फाइबर्स हैं जो जा रहे हैं लैरिंग्स और फेरिंग्स तक. इसमें पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं जो जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स तक. और ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस से निकलेंगे. पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस को कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस से आने वाले फाइबर. जो मोटर फाइबर्स हैं वो मोटर न्यूक्लियस से निकलेंगे और इनको कौन कंट्रोल करेगा? दोनों तरफ के सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आने वाले फाइबर्स. अब रह गया जनाब तीसरा न्यूक्लियस जो कि सेंसरी है. एक बात तो तय है जो आपको अभी समझ में आ गई होगी अब तक कि जो सेंसरी न्यूक्लियस है उसकी डायरेक्शन मोटर न्यूक्लियस और पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस से ऑपोजिट होगी. देखें ये मोटर न्यूक्लियस है, इसका काम है इंफॉर्मेशन दूर ऑर्गन्स तक भेजना. ये पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है, इसका काम है दूर ऑर्गन्स तक इंफॉर्मेशन भेजना. लेकिन जो सेंसरी ऑर्गन है इसका काम है इंफॉर्मेशन रिसीव करना. तो द डायरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑपोजिट.
ओके तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए. सो लेट्स टॉक अबाउट द सेंसरी न्यूक्लियस. द सेंसरी न्यूक्लियस इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस. सो ये जो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटोरियस है उसका लोअर पार्ट इज बेसिकली सर्विंग एज द सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ वेगस. सेंसेशंस ऑफ द टेस्ट, जो आप जायका, मुर्गी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, all those चटपटा मजेदार मजेदार पापड़ियाँ, all these taste fibers, they travel through the peripheral axons of the nerve situated in the inferior ganglion of the vagus nerve. अब ये जो वेगस नर्व है ना, इस वेगस नर्व के जुगुलर फोरामेन के पास दो गैंग्लियन हैं. देयर इज अ सुपीरियर गैंग्लियन एंड देयर इज एन इंफीरियर गैंग्लियन. तो इनका जिक्र हो रहा है कि जो टेस्ट फाइबर्स हैं दे ट्रेवल थ्रू द इंफीरियर गैंग्लियन. सो दिस इज द इंफीरियर गैंग्लियन. यहाँ से टेस्ट फाइबर्स ऊपर जाएंगे एंड दीज फाइबर्स देन गो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ट्रैक्टस solitarius. ठीक है, they process those synapse on the cells in the nucleus, और फिर efferent fibers cross the median plane and ascend to the ventral group of thalamus. अब जरा डायग्राम देखें. So these are the taste fibers which are coming by the inferior nucleus. ये taste fibers आ रहे हैं, यहाँ sensory nucleus में synapse करेंगे and then the next order neuron they will cross and then go and relay into the thalamus, क्योंकि sensory input ज़्यादातर thalamus में process होता है और थैलेमस में प्रोसेस होके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकल के चले जाएंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. फ्रॉम द थैलेमस द एक्सॉन्स ऑफ द थैलेमिक सेल्स पास थ्रू द इंटरनल कैप्सूल एंड दे रीच द पोस्ट सेंट्रल गायरस. ठीक है, अच्छा जी, ये तो थी टेस्ट की इंफॉर्मेशन. देयर आर ऑल्सो कॉमन सेंसेशंस कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स. जहाँ वेगस सप्लाई कर रही है वो एंटर होते हैं इनटू द ब्रेन स्टेम एंड दे कम थ्रू द सुपीरियर गैंग्लियन. सो द टेस्ट फाइबर्स वर कमिंग फ्रॉम द इंफीरियर गैंग्लियन एंड द अदर सेंसरी सेंसेशंस आर कमिंग फ्रॉम द सुपीरियर गैंग्लियन एंड दीज फाइबर्स अल्टीमेटली वेगस के गैंग्लियन के तो इसका पार्ट है ही सारा, ज़ाहिर वेगस नर्व में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन ये एंड होते हैं इन द ट्राइजेमिनल नर्व न्यूक्लियस. सो वेगस ने अपना थोड़ा सा काम इस ट्राइजेमिनल नर्व को भी दे रखा है. ठीक है, तो ये तीन न्यूक्लियस समझ में आ गए. देखो तीनों न्यूक्लियस मैंने वन बाय वन डिटेल में डिस्कस किए हैं. देयर इज अ सेंसरी न्यूक्लियस, देयर इज अ मोटर न्यूक्लियस एंड देन देयर इज अ पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस. सबके पाथवेज अलग अलग हैं, ये क्लियरली पता होने चाहिए. ओके, अब वेगस नर्व का जो कोर्स है वेल एनाटॉमिकली ये ग्रॉस एनाटॉमी का टॉपिक है बेसिकली, कि ये किस तरह ट्रैवल करती है नेक रीजन में, फिर थॉरैक्स रीजन में और एब्डोमेन रीजन में. तो यहाँ क्विकली इन्होंने स्टोरी की तरह लिखा हुआ है, हम भी उसको पढ़ लेते हैं. यू सी द वेगस नर्व गोज ऑल द वे अप टू द लेवल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. तो ये थॉरैक्स, एब्डोमेन हर जगह जा रही है ना इसके फाइबर्स. तो वेगस नर्व का कोर्स जो है ये अक्सर पूछ भी लेते हैं एग्जाम में. सुने, द वेगस नर्व लीव्स द एंटेरोलेटरल सरफेस ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले एरिया से ही निकलता है. द नर्व पासेस लेटरली थ्रू द पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा एंड लीव्स द स्कल थ्रू द जुगुलर फोरामेन. ये तो लाजमी याद रखना है, इट गोज आउट थ्रू द जुगुलर फोरामेन. द वेगस नर्व possesses टू सेंसरी गैंग्लिया, सुपीरियर गैंग्लिया, इंफीरियर गैंग्लिया. ये बात मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट. फिर यू नो जो नीचे इसका नेक में डिसेंट है, it is within the carotid sheath. So neck में it is within the carotid sheath. So if you look in the neck region, this is actually present in the carotid sheath. ठीक है, and फिर right side और जो left side है उनके roots अलग अलग हैं. जो right vagus nerve है, it enters the thorax and passes posterior to the root of the right lung, contributing to the pulmonary plexus में, and then passes to the posterior surface of the esophagus, contribute to the esophageal plexus, and then it enters the abdomen through the esophageal opening in the diaphragm. Diaphragm में जो esophagus के लिए opening है उसमें से ये घुस के abdomen में. The posterior vagal trunk is distributed to the posterior surface of the stomach, supplying there and by large celiac branch to the duodenum, liver, kidney and small and large intestine, also up till the distal third of the transverse colon. और ये सारा जो वेगस के फाइबर्स हैं दे गो थ्रू दी, जैसे कि पूरी बॉडी में होता है पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक फाइबर्स, दे रीच टू दी टारगेट ऑर्गन्स बाय ब्लड वेसल्स. सो इस केस में सीलियक, सुपीरियर मेसेंट्रिक एंड रीनल प्लेक्सस. जो लेफ्ट वेगस नर्व, सो इमेजिन दिस इज द, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट वेगस एंड इट इज गोइंग ऑल द वे कंट्रीब्यूटिंग इन द एसोफेजियल प्लेक्सस, पल्मोनरी प्लेक्सस, गोइंग डाउन, ये सारी टेरिटरी. अब जो लेफ्ट वेगस है ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द पल्मोनरी प्लेक्सस, एसोफेजियल प्लेक्सस, और जो एंटीरियर वेगल ट्रंक है जो उसकी कंटिन्यूएशन है, डिवाइड्स इनटू सेवरल ब्रांचेस व्हिच आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टमक, लिवर, डिओडेनम, हेड ऑफ द पैंक्रियास. सो द पॉइंट इज कि इट इमर्जेस from the brain and goes all the way down to the abdomen. This is the only cranial nerve which does this. और कोई cranial nerve ऐसा करती नहीं है.
ठीक है, तो चलें अगली क्रेनियल नर्व डिस्कस करते हैं. नाउ द एसेसरी नर्व इज नर्व नंबर 11 एंड अगेन आस्क योरसेल्फ कि ये किस किस्म की नर्व है. इज इट सेंसरी और मोटर? सो इट इज प्योरली मोटर नर्व. अच्छा, इस नर्व की एक खास बात ये भी है कि दिस नर्व हैज टू डिफरेंट कंपोनेंट्स. इसका एक कंपोनेंट है विच इज नोन एज अ क्रेनियल कंपोनेंट, क्योंकि वो जो फाइबर्स हैं वो स्कल से निकलते हैं, ब्रेन से निकलते हैं. एंड देयर इज अनदर कंपोनेंट विच इज द स्पाइनल रूट, स्पाइनल कंपोनेंट जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है. वी डोंट सी एनी अदर क्रेनियल नर्व लाइक दिस. और ये बड़ी मजे की चीज है, यानी अगर आप इसको समझें, सो इफ दिस इज द ब्रेन एरिया ऑफ द पर्सन देन दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड. तो ये एसेसरी नर्व की कहानी ऐसी है कि एक इसका जो रूट है वो क्रेनियल से निकल रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द क्रेनियल रूट. अच्छा, दूसरा मजे की बात ये है कि स्पाइनल कॉर्ड से रूट्स निकल रहे हैं. ये जो स्पाइनल कॉर्ड यानी अलग अलग, सो दिस इज अ सेपरेट ओरिजिन. क्रेनियल ओरिजिन अलग है इस नर्व का और नर्व फाइबर्स का, एंड देन देयर इज अ स्पाइनल. तो ये स्पाइनल फाइबर्स हैं. अच्छा, ये स्पाइनल फाइबर्स पे ट्रैवल करते हैं ऑल द वे टू द ब्रेन, फोरामेन मैग्नम से बाकायदा अंदर एंटर होते हैं. अच्छा, फिर ये जाकर के कंबाइन होते हैं क्रेनियल फाइबर्स के साथ. तो जब ये इस तरह कंबाइन हो जाते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल देन द एसेसरी नर्व. ये बन जाती है जनाब एसेसरी नर्व, नर्व नंबर 11. तो यहां से फाइबर निकले, ये ऊपर गए मिलकर. अच्छा, ये बनने के बाद की कहानी जरा सुने ना. ये बनने के फौरन बाद जैसे ही ये नर्व बाहर निकलती है जुगुलर फोरामेन से, ये दोबारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. सो ये फिर इसकी एक पार्ट इसका चला जाता है वेगस के साथ और दूसरा पार्ट फिर अलग. तो ये बड़ी खिचपिच सी स्टोरी है कि दोनों अलग अलग जगह से निकलते हैं. स्पाइनल जो रूट है वो ट्रैवल करती है टुवर्ड्स द ब्रेन, कंबाइन होती है क्रेनियल रूट के साथ, एंड दे फॉर्म द क्रेनियल नर्व 11. और बनते ही इट इज अगेन देन डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कंपोनेंट्स. ठीक है, तो देखते हैं क्या है. सो इट्स अ मोटर नर्व, क्रेनियल कंपोनेंट है, स्पाइनल कंपोनेंट है. जो क्रेनियल रूट है इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्सॉन्स ऑफ द नर्व्स ऑफ द न्यूक्लियस एम्बिगस. सो न्यूक्लियस एम्बिगस is the area जहाँ पे there is the cranial component. So that cranial component का motor nucleus. Again ये जो motor nucleus है it is receiving fibers from both sides cortex. देखें ये cortex है, cerebral cortex. So fibers are coming from the same side as well as from the ipsilateral side. तो and these are known as, now you know, these are called corticonuclear fibers. ये corticonuclear fibers. और यहाँ से जो फिर next order neuron निकलते हैं, these are called the cranial roots. So this is the cranial roots. ठीक है, तो cranial root में nothing much. Efferent fibers कहाँ जा रहे हैं? They emerge from the anterior surface of the medulla oblongata between the olive and the inferior peduncle. So this is basically the inferior, the efferent fiber of the accessory nerve का cranial root. Remember there are two roots. अच्छा, दूसरा जो रूट ये ऊपर ट्रेवल कर रहा है that is the spinal component. ये spinal cord से निकलता है actually. और जो spinal root है that is formed from the axons of the nerves in the spinal nucleus which is situated in the, ये सुनिए, anterior gray column of the spinal cord in the upper 5 cervical segments. So spinal cord के जो 5 cervical segments हैं उनसे ये roots निकल रहे हैं. और ये जो roots हैं, they, I mean this is very important. These spinal nuclei जो कि anterior horn में हैं, they receive, इनको भी तो कोई फाइबर आएंगे. जैसे ये जो मोटर न्यूक्लियस था इसको फाइबर आ रहे थे फ्रॉम द कॉर्टेक्स, तो बिल्कुल इसी तरह जो स्पाइनल न्यूक्लियस है उनको फाइबर आते हैं द कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स. इनको भी कॉर्टेक्स से फाइबर्स आ रहे हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्स. दीज आर कॉल्ड द कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर. सी दे आर ऑल द वे कमिंग फ्रॉम द कॉर्टेक्स, कॉर्टिको टू द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल फाइबर्स. फिर यहाँ से इसके इफरेंट निकलते हैं और ये इफरेंट ऊपर ट्रैवल करता है. सो अगर मैं कोर्स पढ़ूँ स्पाइनल रूट का of accessory nerve, the nerve fibers emerge from the spinal cord midway between the anterior and the posterior nerve roots of the cervical spinal nerves, because it's the upper 5 cervical vertebrae जहाँ पे ये सारी कहानी मौजूद है. The fibers form a nerve trunk that ascends, ये सुनो भाई, it ascends into the skull through the foramen magnum. The spinal root passes laterally and joins the cranial root as they pass through the jugular foramen. After a short distance, the spinal root separates again from the cranial root and runs downward and laterally and enters the deep surface of the sternocleidomastoid. और फिर ये sternocleidomastoid को सप्लाई करता है. The accessory nerve thus brings about, ये भी मैं आखिर में बताऊंगा इस जुमले का मतलब, क्योंकि मैंने अभी आपको, तो ये बात सारी समझ में आई कि जो एसेसरी नर्व है नर्व नंबर 11, इसका एक हब है, एक न्यूक्लियस है क्रेनियम यानी ब्रेन के अंदर है, दूसरा इसका हब है स्पाइनल कॉर्ड में. तो जो स्पाइनल रूट है वो असेंड करता है, जाके मिलता है क्रेनियल रूट के साथ, और मिलने के फौरन बाद फिर अलग अलग हो जाते हैं ये. सो जो स्पाइनल कॉम्पोनेंट अलग होता है, इट गोज टू सप्लाई द स्टर्नोक्लीडियोमास्टोइड्स. और जो क्रेनियल रूट है वो जाहिर है
इट्स कमिंग आउट ऑफ द ब्रेन, सो ये भी ज्वाइन होता है विद द स्पाइनल रूट, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, व्हेन इट इज पासिंग थ्रू द जुगुलर फोरामेन. जुगुलर फोरामेन से वेगस भी गुजर रहा था, रिमेंबर. द रूट्स देन सेपरेट, ये मिलने के बाद दोबारा अलग अलग हो जाते हैं, और जो क्रेनियल रूट है इट सप्लाइज फर्स्ट ऑफ ऑल इट ज्वाइंस द वेगस, तो क्रेनियल रूट वेगस को ज्वाइन करता है, और फिर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स फेरिंजियल एंड द रिकरेंट ब्रांचेस टू द सॉफ्ट पैलेट मसल्स, pharyngeal muscles and laryngeal muscles. So cranial component का काम है इन मसल्स की मूवमेंट, spinal component का काम है sternocleidomastoid की मूवमेंट. तो ओवरऑल जो accessory nerve है उसका काम है मूवमेंट ऑफ soft palate, pharynx, larynx as well as the two large muscles in the neck. These are the function. सेंसरी इनपुट कहां से आएगा? ओ भाई कहीं से नहीं आएगा, क्योंकि ये जो नर्व है दिस इज प्योरली अ मोटर नर्व, सो देयर इज नो सेंसरी फाइबर इन एक्सेसरी नर्व. ठीक है, तो बट ये बड़ी मजे की चीज है ना यार, कि क्रेनियल कंपोनेंट निकल रहा है, स्पाइनल कंपोनेंट ऊपर ट्रेवल कर रहा है, मिलके एक नर्व बना रहे हैं, फिर दोबारा अलग अलग हो गए, एक स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को चला गया, दूसरा फेरिंग्स और लैरिंग्स के मसल्स को चला गया. सो इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक्सेसरी नर्व. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट cranial nerve, which is cranial nerve number 12, known as the hypoglossal nerve. अब जो hypoglossal nerve है, it is also purely a motor nerve, and it supplies all the intrinsic muscles of the tongue as well as the styloglossus and hyoglossus as well as the genioglossus. So that is the muscle territory of hypoglossal. It's only a motor nerve. इसमें कोई sensory fibers नहीं है, so it only gives like motor supply to the muscles of the tongue and these three muscles mentioned. इसका nucleus होता है close to the midline, immediately beneath the floor of the lower part of the fourth ventricle. So that is the nucleus of hypoglossal nerve, and like other nuclei, it is also receiving input from both cerebral cortex. These are the cortico न्यूक्लियर फाइबर्स. अब तक ये बात आपको समझ में आ गई है. और इन फाइबर्स का जब यहां सिनेप्स होता है तो नेक्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन निकलते हैं एज हाइपोग्लॉसल नर्व. सो सिंपल स्टोरी, इट रिसीव्स द कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर फ्रॉम बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये वाले फाइबर्स, एंड हाउएवर द सेल्स, ये सुनो, हाउएवर द सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग द जीनोग्लोसस, उनको सिर्फ सेम साइड से कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स आते हैं. द हाइपोग्लॉसल नर्व फाइबर्स पास एंटरली थ्रू द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड इमर्जेस अ सीरीज ऑफ रूट्स इन द ग्रुप बिटवीन द पायरामिड. ठीक है यार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. इस नर्व का कोर्स, इट इज also not extremely important, but the most important thing is to remember this: it controls the movements of the tongue because sari intrinsic muscle is supplied by hypoglossal. The nerve fibers emerge through the anterior surface of the medulla oblongata between the pyramid and the olive. The nerve crosses the posterior cranial fossa and leaves the skull through hypoglossal canal. This information is important. हर नर्व जिस फोरामेन से, जिस फोसा से, जिस फिशर से, जिस कैनाल से बाहर आ रही है, वो आपको पता होना चाहिए. वैसे एक नर्व अंदर भी आ रही है, वो था स्पाइनल रूट ऑफ द एसेसरी नर्व. वो ब्रेन के अंदर, एक्चुअली क्रेनियम के अंदर आती है बाय द फोरामेन मैग्नम, है ना. बाकी सब ये तो बाहर जा रही है, लेकिन वो अंदर आ रही थी क्योंकि उसका बिछड़ा हुआ साथी जो था क्रेनियल रूट, वो ऊपर ब्रेन में है. द नर्व पासेस, दोबारा आ जाओ यार हाइपोग्लॉसल पे. द नर्व पासेस डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड इन द नेक बिटवीन द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल जुगुलर वेन. वेल, दिस इज द होल रूट जो इन्होंने यहाँ बताया कैसे ये नर्व जो है, इट ऑल द वे कम्स टू द मसल्स ऑफ द टंग. सो ये आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, मेरे लिए दिस इज नॉट वेरी हाई यील्ड स्टफ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. व्हाट एन इम्पॉर्टेंट video, what an important lecture guys. इसमें there is plethora of information available in this video. Cranial nerves का topic exams के लिए बहुत important है. I hope you liked the video. If you did, please subscribe to the channel. share करें यार अपने friends के साथ, colleagues के साथ, information को बांटिए. आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द. अपना ख्याल रखिएगा.